अच्छा पार्टी हम आ चुके हैं वन शॉट वीडियो में। वेव ऑप्टिक्स का हम करने वाले हैं आज वन शॉट वीडियो। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू केल्विन। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चा पार्टी हम आ चुके हैं वन शॉट वीडियो में। वेव ऑप्टिक्स का हम करने वाले हैं आज वन शॉट वीडियो। ओके, तो क्लास 12 फिजिक्स का वन शॉट वीडियो यहां पर करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का बच्चा पार्टी। और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर यहां पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक सिंगल वीडियो में। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और बेटा शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स का जो है वन शॉट वीडियो और वन शॉट रफ्तार। ठीक है बच्चा पार्टी, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखिए, तो अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स में बच्चा, तो वेव ऑप्टिक्स की जो शुरुआत है वो यहां से है कि जो आपका ऑप्टिक्स है वो दो ब्रांच में डिवाइड होता है। एक होता है रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप लोग क्या पढ़े हो? रे ऑप्टिक्स में कि जो रेज होती, जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब ये मान के चलते हो। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम क्या मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट यहां पे स्टडी करते हैं और हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि लाइट की वेव प्रॉपर्टीज की वजह से, वेव बिहेवियर की वजह से उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, या मतलब कौन से फेनोमेना है जो हम उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, वेव ऑप्टिक्स से बेटा, वेव ऑप्टिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ फेनोमेनाज ऐसे हैं जो लाइट के रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होते, जैसे कि इंटरफेरेंस, जैसे कि डिफ्रैक्शन, और ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से बच्चा। वेव ऑप्टिक्स से पहले हमें यह जानना है कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं बच्चा बाटी, एक मिनट रुकिए, मैं जरा यहां पे कलर चूज कर लूं। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूं, वेव फ्रंट्स। तो बच्चे ये आपके लिए बहुत ही नया है कि वेव फ्रंट्स क्या होता है। बेटा वेव फ्रंट्स का एग्जांपल मैं पहले एक सिंपल चीज से देना चाहूंगा, एक सिंपल एग्जांपल से। अगर आप इसको देखें कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पानी में जो है आपके जो है वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। ये कह लो कि पानी में जो है वेव्स बन रही है। क्या बन रही है पानी में? वेव्स। अब देखो बेटा, अगर किसी तालाब में या किसी नदी में, तालाब ले लेते हैं या लेक ले लेते हैं, उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हो तो फिर पानी जो है उसमें लेयर्स, उसमें जो वेव्स बनने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वेव क्या है? वो है डिस्टरबेंस। वेव इज व्हाट? बेसिकली इट इज अ डिस्टरबेंस। ठीक है, अच्छा, तो पानी में बनने लगती हैं वेव्स। ओके, अब समझना मेरी बात। अब जब आपने पत्थर डाला तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ नीचे गए और फिर एक साथ ऊपर आ रहे। इस तरीके से हो रहा है। मतलब जो ये आपकी जो वेव्स बन रही है वो कैसे हो रहा है? मॉलिक्यूल्स एक साथ नीचे जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप देखो पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और सारे के सारे एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। दे आर इन सेम फेज। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सेम फेज। इसको सेम फेज बोला जाता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो बात करते हैं, पीछे चलते हैं और वेव फ्रंट्स के बारे में बात करते हैं कि वेव फ्रंट्स क्या होते हैं। एक बार डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या कहता है हमारा कि यहां पर देखिए, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase at any instant। मतलब बड़ी ही टेक्निकल डेफिनेशन है, बड़ी ही सिस्टम से डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि जो वेव फ्रंट होता है वो होता है कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। अगर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। कंटिन्यूअस लोकस मतलब कि पार्टिकल्स का कलेक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स का ऐसा कलेक्शन जिसमें मीडियम में, ऑफ द मीडियम लिखा हुआ है ना, पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वो सारे के सारे एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। बेटा यहां पे एक शब्द आता है सेम फेज। जरा हम समझेंगे कि सेम फेज का मतलब क्या होता है। सेम फेज का मतलब होता है कि जब दो पार्टिकल्स एक साथ ट्रेवल कर रहे हो, दोनों की जो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो सेम टाइम में। ठीक है, ओके, तो इसको कहते हैं सेम फेज। ओके, तो ये आपका वेव फ्रंट होता है। कि वेव फ्रंट बेसिकली क्या है? किसी भी वेव का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी वेव का फ्रंट वाला हिस्सा आप समझ सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देखो, ये जो लेयर्स बन रही है, जो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो आपकी वेव बन रही है, देखो बन रही है ना, ये आपका देखो इस तरीके से देखो। जैसे मैं यहाँ पे देखो पेन चला रहा हूं, दिख रहा है आपको? ओके, तो ये आपका क्या है? इन्हें आप वेव फ्रंट्स कहते हो। ऐसे ही बेटा यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेव फ्रंट्स दिखाया हुआ है। ठीक है, दीज ऑल आर
वेव फ्रंट्स। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि वेव फ्रंट्स की शेप कैसे होती है और कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए तो उसी बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स, अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट्स। बेटा वेव फ्रंट क्या होता है, कोई एक सोर्स होगा। बेसिकली वेव फ्रंट का मतलब पहले समझो कि वेव्स होती हैं, और वेव्स का जो शेप है, जो आप शेप कहो, जो आपको एक पर्टिकुलर शेप ले रहे हो, उसको कहते हैं वेव फ्रंट। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टार है, ये व्हाट इज दिस बेटा, अगर यहाँ पे हट जाता हूं मैं, ओके लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है या नहीं। ओके तो मैं तो यहां पर हो जाता हूं बच्चा पट्टी, मैं यहां पर हो जाता हूं, देखिए ठीक है, ये ठीक है। तो बेटा यहां से अगर आप देखो तो बेटा दिस इज अ स्टार, ठीक है, ये एक स्टार है, और स्टार से क्या हो रहा है, स्टार से जो है बच्चा किरणें बाहर आ रही हैं कि नहीं, स्टार से जो है किरणें, जो रेज हैं वो बाहर आ रही हैं। ओके, अब जो स्टार से जो रेज हैं वो बाहर आ रही हैं, मतलब एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, और उस पॉइंट सोर्स से जो रेज हैं वो चारों तरफ निकल रही है, चारों तरफ, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में अगर रेज निकल रही है तो किस तरीके की वेव फ्रंट बनेगी, सर्कुलर। बेटा यहां पे आपको सर्कुलर दिख रही होंगी, लेकिन बेटा अगर आप 3D में देखो तो ये होंगी स्फेरिकल, है कि नहीं। ओके, इसको अगर आप 3D में देख रहे हो तो ये स्फेरिकल दिखेंगी, आपको स्फीयर की तरह बनेंगी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, बताइए मेरे को। तो इसी तरीके से एक और टाइप का वेव फ्रंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलिंड्रिकल, अच्छा यहां पर एक चीज नोट करना कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या है। स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स होता है आपका पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब जो आपका लाइट है वो पॉइंट सोर्स का होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की बात करें। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, एक आपका लाइन सोर्स होता है। लाइन सोर्स मतलब स्ट्रेट लाइट है, स्ट्रेट लाइट है, यहां से लाइट जो है हर तरफ निकल रही है। मान लो एक ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट अगर ऐसे रखो तो लाइट्स ऐसे जाएंगी, लाइट्स ऐसे जाएंगी, लाइट्स ऐसे निकलेंगी, लाइट्स ऐसे निकलेंगी, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल बनेगा, सिलेंडर के शेप में। ओके, तो इसलिए इसको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है, लाइन सोर्स। क्या बात समझ में है बेटा, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ओके, नेक्स्ट इज प्लेन वेव फ्रंट। बेटा प्लेन वेव फ्रंट का कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता। ये जो आपके दोनों वेव फ्रंट्स मैंने पढ़ा है, कौन से वेव फ्रंट, जो आपके मैंने पढ़ा है स्फेरिकल वेव फ्रंट और आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इन्हीं को अगर आप आगे लेकर जाओ, जब ये वेव्स आगे प्रोपागेट करती हैं तो ये इनका कर्वेचर बड़ा हो जाता है, इनका कर्वेचर बड़ा हो जाता है, और उस बड़े कर्वेचर के अगर हम छोटा सा पोर्शन लें तो वो हमें प्लेन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, इस तरीके से दिखता है। क्लियर, अच्छा। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हम लोगों ने तो वेव्स पढ़ा है, तो वो कहां जाएगा, ओ सॉरी रेज पढ़ा है, रेज कैसे डिफाइन होंगी बेटा, ठीक है, कि वो क्या गलत है, नहीं बेटा। वेव, आपका वेव ऑप्टिक्स में हमने रेज को भी जगह दी है। रेज को कैसे एडजस्ट करा है, रे की एक डेफिनेशन दी है बच्चा। रे की डेफिनेशन क्या है, जरा देख लेते हैं। रे की डेफिनेशन क्या है, बोला है एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट। एक हमने क्या ड्रॉ करना है, एरो ड्रॉ करना है। एन एरो ड्रॉन perpendicular to a wavefront in the direction of propagation of wave is called a ray। मतलब जिस तरफ आपका वेव फ्रंट जा रहा है, ओके बच्चा बड़ी समझना, मेरे प्यारे स्टूडेंट समझना। मान लो वेव फ्रंट इधर की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, तो वेव फ्रंट इधर जा रहा है, इसी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में एक एरो ड्रॉ कर दूं तो ये रे दिखाएगा, और ये वेव फ्रंट। तो हमेशा याद रखना, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है रे। देखो रे आ गया बेटा, सभी डायग्राम में देखो आप, यहां से यहां पे जो रेज हैं वो परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट के, यहां पे जो रेज है वो भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, यहां पे भी जो रेज है वो भी वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर है। क्लियर, चलिए। तो बेटा इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट और रेज को यहां पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। क्या ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये आपके हैं प्लेन वेव फ्रंट बच्चा पटी, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट्स। ओके, ये आपको लिखा हुआ है प्लेन वेव फ्रंट, WF का मतलब क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो जो रेज है वो परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट है। ओके, ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अच्छा, तो शायद मैं यहां पे, ओके मैंने एक डायग्राम ढक दिया है, चलिए एक बार देख लेता हूं क्या मैं ऐसे। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर बेटा समझिए, ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर रेज कहीं पे कन्वर्ज हो रही है, किसी पॉइंट पर आके मिल रही है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो,
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो मेरे ये देखो, ये आपकी रेज इधर जा रही है, ये रे आपकी इधर जा रही है, ये रे आपकी इधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, दे आर कन्वर्जिंग। तो जो आपके वेव फ्रंट होगी वो इस तरीके से बेटा कैसे ड्रॉ हुआ, देखो इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो दीज आर कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट ऐसे आ रही है तो स्फीयर की तरह होगा, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, इस तरफ जा रही है, तो दीज आर डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। ओके, तो ये सारे वेव फ्रंट्स हमने ड्रॉ करके रखे हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक आ जाता है बेटा, एक सवाल है, ड्रॉ द शेप ऑफ द रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। जब एक प्लेन वेव फ्रंट एक प्रिज्म में इंसिडेंट होता है और दूसरा पूछा है कॉन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट होता है, तो बोले गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन। एक सवाल है, क्या है कि आपको बोला है कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है प्लेन वेव फ्रंट का। किसी प्रिज्म में एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो उससे जो दूसरा वेव फ्रंट निकल रहा है वो रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है, उसकी शेप ड्रॉ करनी है आपने। बात समझ में आ रही है? शेप, ड्रॉ दी शेप बोला है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है बेटा, सॉल्यूशन आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है तो चीजें जो है हम थोड़ी फास्ट चला रहे हैं बेटा। ओके, तो अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्पीड में देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक प्रिज्म है, यहाँ पे आया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अगर आप रे ड्रॉ करो तो रे इस तरीके से किया है, रे इज गोइंग लाइक दिस, फिर यहां से रिफ्रैक्ट हुई है और फिर यहां से इमर्ज हो गई है, यहां से क्या हुई, इमर्ज हो गई है। तो आपकी रे इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरीके से था, प्लेन वेव फ्रंट गया और प्लेन वेव फ्रंट ही वापस आएगा, तो आपने ड्रॉ कर दिया प्लेन वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहां पर क्या है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है, दिस इज एन इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, जो सीधी वाली लाइन देख रहे हो, ठीक है। अब जो वेव फ्रंट, अब जो टकरा के लाइट आएगी, मान लो पहले रे अगर ड्रॉ करूं किसी कॉन्वेक्स मिरर पे, बेटा कॉन्वेक्स मिरर बोला है, जी हाँ। तो कॉन्वेक्स मिरर पे अगर रेज आ रही है तो इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। टकरा के वापस चली गई, बेटा कॉन्वेक्स मिरर से रेज डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, तो आपका ये कौन सा बेटा, ये वेव फ्रंट क्या बना, ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बना है कि नहीं, ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है कि नहीं। देखो बेटा पीछे भी ड्रॉ करना सिखाया था मैंने आपको, ये रहा दिस वन बच्चा पार्टी, दिस वन बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बोली है इसमें, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि बोला है द टाइम टेकन बाय एनी डिस्टर्बेंस टू ट्रैवल फ्रॉम इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज सेम। मतलब कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में, मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट को जाने में जितना समय लगेगा उतना ही रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को भी जाने में समय लगेगा। ये चीज लिखी हुई है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल की। ह्यूजेंस ही वो मनुष्य थे, वो पर्सन थे, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि क्या प्रिंसिपल पे जो है आप जो है वेव फ्रंट्स को ट्रैवल करवा सकते हो। उन्होंने ही प्रिंसिपल दिया मेन की वेव फ्रंट्स कैसे ट्रैवल करते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो आपका जो पूरा का पूरा जो आपका वेव ऑप्टिक्स बेस्ड है, वो इन्हीं के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूजेंस की एक फोटो भी लगाई हुई है मैंने। ओके, चलिए, तो ह्यूजेंस ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, इन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ, ध्यान से समझना बेटा, स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन्होंने बोला ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स व्हिच ऐड अप टू गिव अ वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। ओके, क्या बोला कि कोई अगर वेव फ्रंट ले लो, मान लो तुम्हारे पास एक वेव फ्रंट है लाइक दिस, यू हैव अ वेव फ्रंट लाइक दिस। ओके, तो इस वेव फ्रंट पे बेटा पॉइंट्स में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इस वेव फ्रंट्स पे जितने भी पॉइंट है आपके, जितने भी पॉइंट्स है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, अगर एक लेट मी चेंज द कलर बेटा। ओके, तो इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट क्या बोल रहा है, ये सोर्स है जो दूसरा वेव जनरेट करेगा। दूसरा वेव मतलब जो सेकंड वेव ऐसे बनेगा, यही वो सोर्स है, ये सेकेंडरी वेव्स का सोर्स है, ठीक है। यही बोला, इट इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव, मतलब एक प्राइमरी वेव है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, इस तरीके से जो है वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो हर एक जो वेव फ्रंट का हर एक जो पॉइंट है वो दूसरे वेव को जनरेट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कह सकते हो, या सोर्स है उसका। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। तो इसी पे बेस कुछ अजम्पशंस है बेटा। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो भी जरा हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। चलिए, तो सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करें, क्या लिखा हुआ, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स। जैसे कि अभी उन्होंने प्रिंसिपल में कहा
कि जो हर एक किसी भी एक आपका कोई भी एक आप वेव फ्रंट ले लो, मान लो दिस, लेट अस टेक अ वेव फ्रंट लाइक दिस, ओके। तो इस वेव फ्रंट में कोई भी पॉइंट ले रहा हूं मैं, कोई भी पॉइंट, ओके, एनी पॉइंट, या हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट में एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, जो एक नए डिस्टर्बेंस को जनरेट करेगा, ठीक है। क्या बोला, इज एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और इन्हें ही सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो हर एक पॉइंट जो है किसी भी वेव फ्रंट में वो सेकेंडरी वेवलेट है या सेकेंडरी वेव्स, ओके। फिर बोला है ये सेकेंडरी वेवलेट जो होती है सारे डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन एनी गिवन डायरेक्शन। इनकी स्पीड हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, ओके। चलिए, मतलब इसका मतलब यह है कि मान लो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जो डिस्टर्बेंस जाएगा वो हर तरफ जाएगा, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में, जैसे आप कहते हो हर तरफ जाएगा, हाँ। और उसकी स्पीड कितनी होगी, सेम होगी, एक ही मीडियम, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, क्या हम रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी के बेसिस पे कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, यही पढ़ा आपने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है आपने है। क्या ये हम साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं वेव थ्योरी से? जी हाँ बच्चों, ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पर जो है बच्चा, मैं यहां पर आ जाऊंगा तो आप लोगों को सब चीजें बढ़िया से दिखेंगी। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं बेटा। जैसे जैसे मैं डायग्राम को बता रहा हूं वैसे वैसे सुनना, ठीक है। ये डायग्राम बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, अभी बेटा इसी वीडियो में देखना कितना सिंपल लगेगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे देखना है इसको, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ वेव फ्रंट को देखो, रेस को देखो ही मत, रे को तो नजरअंदाज कर दो। जब मैं देखने को बोलूं तब देखना, क्या देखना है हमें, रे की तरफ देखना है, वेव फ्रंट देखना है, सॉरी वेव फ्रंट। तो बेटा ये देखो, ये आपका एक वेव फ्रंट है, देखो दिस इज अ वेव फ्रंट जिसमें लिखा हुआ है इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिख रहा है आपको, ओके। तो एक इंसिडेंट वेव फ्रंट आया और ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके बच्चा पार्टी, बोलो बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। अब ये जो वेव है ये सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, इसलिए इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट बोला गया। और बेटा जो एंगल बन रहा है, देखो बेटा यहां पर, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर, इतना समझ में आया, ओके बेटा, इतना समझ में आया। चलिए, अब बात करते हैं आगे। क्या बोला कि, ओके चलिए, तो ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अच्छा, अब बेटा यहां देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये सोर्स यहां पे टकराया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा, है कि नहीं, एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, जैसे ही मैंने अभी पढ़ाया तुमको ह्यूजेंस प्रिंसिपल में, बोलो बेटा है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल जो पढ़ा है वही बता रहा हूं, ठीक है, कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं। तो होगा क्या, ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी, इससे बोलो बेटा, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं, एक कलर और ले लेते हैं, बच्चा बाटी, देखो ये कलर ले लेते हैं। तो बेटा मान के चलते हैं कि इस वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, और उतने ही समय में ये वाला जो पॉइंट है, मतलब इस वेव फ्रंट का जो ये वाला सोर्स है, उसको यहां पहुंचने में लगा। क्लियर भाई, सिंपल सी बात है, वेव अगर ऐसे गिर रही है तो बी वाला पॉइंट जो है, ये जो आपका बी वाला पॉइंट है, ये पहले इंसिडेंट होगा और ए वाला पॉइंट बाद में इंसिडेंट होगा। बात समझ में आती है, ठीक है। डायग्राम मैंने गंदा कर दिया, अभी साफ कर दूंगा, डोंट वरी, उसकी बात वो मत डरो, पर कॉन्सेप्ट समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये सब तुमको समझ में आ गया। चलिए, तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यही चीज मैंने लिखा हुआ है, यही चीज मैंने यहां पर आपको समझाई हुई है, और कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, वो ऐसे बनेगा, देखो, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से, यू बनेगा ऐसे, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे ही, टकराने के बाद वेव ऐसे हो गई, ठीक है। फिर से करते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसे ही, टकराने के बाद वेव ऐसे हो गई, वेव फ्रंट ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब
किसको देखना है, अब तुम रेज को देखोगे। ये वेव फ्रंट देख लिया, रेज। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया हमने, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाएगा, फिर से बेटा फिर से, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वो जो सरफेस के साथ एंगल बनाएगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बेटा क्या करा, बहुत सिंपल सी बात है, दो वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिए, उसके बाद तो काम खत्म है, बस तुमको रे ड्रॉ करनी है। रे कैसे ड्रॉ होती है, रे होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, वही तो बताया है। तो ये देखो बेटा परपेंडिकुलर, ये बी पॉइंट पे ये रे ऐसे आया, ये परपेंडिकुलर यहां से इस तरीके से गया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है, यूं गया, फिर यहां से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे जो ये रे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे गई है। क्लियर, यही है। ओके, आ जाओ अब इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा यही सेम डायग्राम था, यही सेम डायग्राम है, ठीक है। अच्छा अब प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ कर रहे हैं। लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही हमने लिख लिया है। अगर आप इस दो ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीसीबी, ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं उनका। ट्रायंगल एसीबी, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एबीसी, सॉरी एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल कहां है, एबीसी ट्रायंगल ये वाला है बच्चों, दिख रहा है क्या आप लोगों को, एकदम लाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये एबीसी है। ओके, और दूसरा एक ट्रायंगल देखूं, दूसरा एक लाइट कलर ले लेते हैं, डीसीबी। डीसीबी आपका ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये दो आपके ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल को देख लिया आप लोगों ने, अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, डेरिवेशन सिखा रहा हूं, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो बेटा अगर देखो एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल सीडीबी, कैसे, एंगल बीएसी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल सीडीबी ये वाला एंगल, दोनों 90 है, ईच 90 हो गया। दूसरी बात करते हैं, बीसी बीसी कॉमन हो गया, कॉमन सरफेस, कॉमन बेस, और AC इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा उतना ही यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय लगा। अगर आप ध्यान से देखो तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर निकालो, मैं AC अगर निकालो तो उसकी वैल्यू c इंटू टी आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों की अगर बात करें तो AC भी और आपका BD भी, उनकी दोनों की वैल्यू जो है ये CT के बराबर। तो भाई तीनों आपने ये प्रूफ कर दिए, तो इसको हम प्रूफ कर कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल वो है कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट के कोई भी अपोजिट, कोई भी एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो सेम होते हैं। तो यहां से निकल के आता है कि इस ट्रायंगल का जो एंगल I है और इस ट्रायंगल का जो एंगल R है वो यहां पर इक्वल हो जाता है, और ये आपने कर दिया प्रूफ, है कि नहीं? समझ में आया आप लोगों को? ओके, दिस प्रूव्स योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, एक नेक्स्ट सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। क्या बोला है कि CBSE 2015, 2016 और 2017 में ये सवाल आया हुआ है। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तुम समझ रहे हो तुम, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने वेरी लगाओ इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिए। बोला है प्लेन वेव फ्रंट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चा, अब समझना मेरी बात, ये आपका एग्जैक्ट डेरिवेशन है किसका, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सिंपल, कि वेव थ्योरी से आपने क्या प्रूफ करना है कि जो स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ये आपने करके दिखाना। जो क्वेश्चन है वो यहां पर एग्जैक्टली मैंने कर रखा है। समय बचाने का सिंपल सी बात है, वन शॉट वीडियो में आए हो, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करना चाह रहे हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है डायग्राम, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे देखना, डायग्राम बहुत ही इजी लगेगा, अरे एकदम इजी लगेगा बेटा, एकदम इजी, ठीक है। चलिए तो डायग्राम की बात कर लेते हैं, आ जाओ बेटा यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं कलर कर रहा हूं, ये जो आपका बेटा ये जो है, ये जो वेव फ्रंट है, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है बेटा। कौन सा इंसिडेंट, कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ऐसे आए, ऐसे, ठीक है। और एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, ठीक है। रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, यहाँ पे वेलोसिटी लाइट की v1 और यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v2, क्लियर। अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो एंगल बनाता है यहाँ पे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ओके,
अच्छा, अब बेटा पॉइंट समझना, मेरी बात समझना, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं। ये पॉइंट जो मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ए पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा, है कि नहीं, बोलो बेटा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो ए पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे कि नहीं? बनेंगे 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 बनेंगे, और बनते बनते यहां तक आ गए। ठीक है, मान के चलते कि ये वाले डिस्टर्बेंस को ई तक पहुंचने में समय लगा टी, और उतने ही समय में ये जो बी पॉइंट है आपका, उसको पहुंचने में लगा टी टाइम सी पर। ठीक है, बी को सी पर पहुंचने में सेम टाइम लगा टी। ओके, तो बेटा यहीं पे एक चीज समझ लेते हैं कि अगर बी से सी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करना है, कहां गया कलम वाली बाई, कहां गई कलम वाली बाई, अरे कलम वाली, ओके चलो मैं कोई और कलर लेता हूं, दिख नहीं रहा है ना व्हाइट पे, चलिए। ओके, तो अगर हमको बी से सी जाना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा ऊपर वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है, और अगर नीचे बात करें तो यहां से यहां तक जाने में v2 इंटू टी लगेगा, क्योंकि नीचे वाले मीडियम में, दूसरे वाले मीडियम में वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो मतलब a से e तक का डिस्टेंस हो गया है v2t। डायग्राम गंदा हो गया, कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। क्या सारी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? आई होप आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखने ना, हर एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे एक चीज मिस कर दी, वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और बेटा सी से ई वाले पॉइंट को जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मीडियम का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेटा साइन आई अगर निकाले तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, बेटा इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो क्या देखोगे बेटा, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एसी, तो बीसी अपॉन एसी आ गया, बीसी की वैल्यू v1t, एसी की वैल्यू एसी रख दी। सिमिलरली बेटा इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो साइन आर निकाल लोगे, साइन आर यहां पर है तो अपोजिट हो जाएगा ए, तो ए अपॉन एसी। ठीक है, ए अपॉन एसी, और ए की वैल्यू कितनी है, v2 इंटू टी। ओके, सिंपली दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ये आ जाएगा। ओके, डिवाइड करते ये आ गया। अच्छा बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, और हम इसको लिख सकते हैं म्यू टू 1। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ऐसे लिख दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि साइन आई अपॉन साइन आर वो डायरेक्टली इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया है। क्या बात समझ में आई? ओके, तो बच्चा बाटी यहां पर जो है हम लोगों ने ये चीज कर ली। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पर कर ली। तो चलिए बच्चा बाटी चलते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 11 में। उसमें क्या होता है, किसी भी मीडियम में अगर बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स हैं तो वो सुपर इंपोज करती है और एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता है। ठीक है, तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर दिया हुआ है बेटा। यहां पर अगर आप देखो तो कई सारे वेव्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस वेव्स की अगर बात करें तो बेटा इस किसी वेव में आपको 2 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने एक वेव बनाया हुआ है, दिस इज अ वेव, तो इसको ऊपर वाले जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, इसको बोलते हैं क्रस्ट, CREST क्रस्ट, और ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गया है, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ओके, ये सिंपल, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, अगर आप देखो जब एक वेव है ये, दिस इज द फर्स्ट वेव, और इस वेव का जब ट्रफ दूसरे वाले वेव के जब क्रस्ट पे फॉल करता है, ध्यान से देखो ये वाला क्रस्ट इस पे फॉल कर रहा है, एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो देखो बेटा इंक्रीज हो गया है। ध्यान से देखिए यहां पे क्या हुआ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया है कि नहीं? तो जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ गया पार्टिकल का। ओके, उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सिंपल सी बात है। सिमिलरली जब क्रस्ट पे फॉल होता है तो ये होता है, लेकिन बेटा मतलब क्रस्ट पे फॉल करेगा, जब ये वाला क्रस्ट इस पे फॉल करेगा तो आपका एम्पलीट्यूड देखो फिर से बढ़ गया। ओके, लेकिन जब किसी वेव का ट्रफ किसी के क्रस्ट पे फॉल करेगा तो रिजल्टेंट वेव जो है वो कुछ भी नहीं बनेगा, वो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत ही बढ़िया से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा हुआ है। देखो बेटा, एक विजुअलाइजेशन दी हुई है, बहुत ही बेहतरीन एक विजुअलाइजेशन दी हुई है आपके लिए। यहां पर एक बहुत ही बढ़िया
विजुअलाइजेशन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ध्यान से आप देख सकते हैं। क्या देख रहे हो आप बेटा, क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये जो वेव है ये आपने फिक्स कर दी है और ये वाली वेव मूव कर रही है। जब ये वेव इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे फॉल करता है तो एम्पलीट्यूड क्या आता है, मैक्सिमम आता है। जब इसका क्रस्ट दूसरे वाले के ट्रफ पे फॉल करता है, देखो अभी ट्रफ पे फॉल करेगा, ये देखो ट्रफ पे फॉल कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे जीरो आ गया। सिमिलरली ओके, तो ये सारी चीजें जो है यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा यहां पर मैंने आपको डेमोस्ट्रेशन दे दिया है। आगे चलते हैं। ओके, तो बेटा दो टाइप के आपके सोर्सेस होते हैं लाइट के, दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स और एक होता है इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जब भी कोई दो लाइट के सोर्स, ठीक है, लाइट एमिट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लाइट एमिट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है लाइट एमिट जो हो रही है, जो उसमें से लाइट निकल रही है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहे या उनकी वेवलेंथ सेम रहे, और बेटा ध्यान से सुनना, जो दोनों सोर्स है उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या तो कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही है? जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का या तो जीरो हो, दोनों साथ में ट्रैवल कर रही, या तो दोनों के बीच में जो कांस्टेंट डिफरेंस है फेज का वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो इसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और यहां पे बेटा मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए एकदम प्रॉपर लिख दी। ओके, सिमिलरली बात करें इनकोहेरेंट सोर्स की, इनकोहेरेंट सोर्स सिंपल उल्टा हो जाता है, टू लाइट सोर्स व्हिच डू नॉट एमिट लाइट वेव्स विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, ओके, तो बेटा एक प्रॉपर्टी आती है, एक फेनोमेना आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना बेटा, बहुत ही बढ़िया फेनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कहता है ये, जब कभी दो कोहेरेंट सोर्स, जब कभी दो कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनका फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या तो जीरो हो, और बेटा जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो जब सुपर इंपोज करती है तो कुछ जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है और कुछ जगह पर मिनिमम आती है। यहां पर बेटा बहुत ही बढ़िया आपको डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है, विजुअलाइजेशन बेटा ध्यान से देखो। ओके, एक मिनट चेक कर लेते क्या मैं दिख रहा हूं। ओके बेटा चलिए, तो ये मैं ऐसे हो जाता हूं तो आपको बढ़िया दिखेगा। यहां पर देखो ध्यान से बच्चा, यहां पर देखो कि ये जो है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, तो बेटा ये एक सोर्स है S1 और ये एक सोर्स है S2। ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है आप लोगों को S1। ओके, यहां से जो है वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, यहां से भी जो है वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, और जब दोनों वेव फ्रंट्स एक देखो दो नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल जब सुपर इंपोज कर रही है तो रिजल्टेंट देखो बेटा, रिजल्टेंट आपको क्या आ रहा है, कुछ जगह पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, और कुछ जगह पे मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, और ऐसे ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा आपकी इंटेंसिटीज बन रही है। ये जो फेनोमेना होता है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान से देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, यहां पे उनका एक एक्सपेरिमेंट का जो ये सेटअप दिखाया हुआ है, दिस इज द सेटअप ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कि एक सोर्स रखा गया है यहां पर, हियर इज अ सोर्स, एक सोर्स रखा गया है और इसे स्लिट बोलते हैं। क्या होता है बेटा? स्लिट। ठीक है, तो यहां से जो है लाइट गई और इन दो स्लिट से पार हो गई। ठीक है, तो बेटा ये दो सोर्स जो है S1 और S2, ये दो सोर्स बन गए हैं और ये कोहेरेंट सोर्सेस हो गए हैं। बेटा क्या हो गए हैं ये दोनों बोलो मेरे साथ बेटा, दीज टू हैव बिकम दी कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। अब क्या होगा, जब दो स्लिट से लाइट जाएगी तो यहां पर जाके सुपर इंपोज करेगा और आपको मिलता क्या है, आपको कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, कहीं पर डार्क फ्रिंज मिलती है। तो इस तरीके से आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, जैसे आप देख रहे हो, अगर आप सेंटर पे देखो, ये सेंटर पे यहां पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ब्राइट का मतलब जहां पे आपको रोशनी दिखेगी, ठीक है, दैट इज ब्राइट फ्रिंज। ओके, डार्क फ्रिंज का मतलब जहां पे आपको अंधेरा दिखेगा उसको डार्क फ्रिंज बोल रहे हैं। तो बेटा ऐसा बहुत ही यूनिक फेनोमेना हुआ ना ये, कि भाई दो जगह से, दो सोर्स से लाइट जा रही है तो दो आपको स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको कहीं पर डार्क लिख रही है, कहीं पर अंधेरा, कहीं पे उजाला, कहीं पे अंधेरा, कहीं पे उजाला, एक पैटर्न मिल रहा है आपको, है कि नहीं? ओके, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, और स्क्रीन आपकी डी डिस्टेंस पे रखी हुई है। क्लियर? तो ये था जो आपका रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाया और वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन होता है। जब हम लाइट को वेव मान के चलते हैं तब ये एक्सप्लेन होता है। चलिए, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा यहां पर जो है वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स के तौर पर यहां पे समझाया गया है इस फिगर में, कि दोनों सोर्स से बेटा वेव फ्रंट्स दिख रही हैं। ये वेव फ्रंट्स दिख रही है, डायग्राम को समझो, ये जो डॉट वाली लाइन है, ये डॉट वाली लाइन आपकी दिखा रही है ट्रफ। क्या दिखा रही है? ट्रफ, मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और जो आपका सॉलिड लाइन है वो दिखा रही है क्रस्ट। और देखो 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 बेटा डायग्राम में अगर ध्यान से देखो,
तो इसी टाइप का डायग्राम बेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेटा डार्क फ्रिंज बन रही है, इसको फ्रिंज बोलते हैं। जो आपके बैंड्स मिलते हैं ना, आपको जो बैंड्स मिलते हैं इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं फ्रिंजेस। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डार्क फ्रिंज कहां कहां बन रही है? जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिल रहा है। ध्यान से देखो मैं डॉट बना रहा हूं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ मिल रहा है तो आपकी डार्क फ्रिंज बन रही है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर अगर आप नोटिस करो तो जब दो वेव्स के क्रस्ट या क्रस्ट, ट्रफ या ट्रफ, ठीक है, तो फॉल करते हैं तो आपकी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। इसको बोलते दो तरीके के। अब यहां पर क्या आते हैं, इसको बेटा इनको टर्म बोलते हैं। जहां पर डार्क फ्रिंज बनती है वहां पे हम बोल रहे हैं कि लाइट इंटरफेयर कर रही है डिस्ट्रक्टिवली। कैसे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहां पे लाइट ब्राइट बन रही है, मतलब जहां पे ब्राइट आपकी फ्रिंज बन रही है, वहां पे हम बोलते हैं लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, और ये सेम चीज यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन गन के साथ दिखाया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी जाकर आपको ऐसे ही पैटर्न दिखाते हैं। ओके, ये भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स होते हैं। आगे हम चलेंगे बेटा, जब हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे ना, वहां पर आप जानोगे कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव हैं, हम भी वेव हैं, हमारा भी वेव नेचर शो होता है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल। और उसमें हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो वेव नेचर होता है वो शो क्यों नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर हम शो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक और डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत ही बढ़िया सा, एकदम बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दो सोर्स से लाइट जा रही है और यहाँ पे देखो कैसे चमक रही है वो। ठीक है, वैसे बैंड्स बनते जा रहे हैं, इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है। ओके, तो बेटा यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। देख रहे हो आप? ठीक है, ये डेफिनेशन क्या बता रहा है कि जहां जहां डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बच्चा क्या बोल रहा है, ये जहां पर किसी वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, ठीक है, और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे फॉल करे, ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वहां पे आपको मैक्सिमा मिलता है। मैक्सिमा का क्या मतलब बेटा? मैक्सिमा का मतलब यह है कि आपकी कंस्ट्रक्ट मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रही है, आपको वहां पे रोशनी दिख रही है। जहां पर इसका उल्टा होगा, जहां पे क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करेगा, वहां पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। क्या मिलेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब आपको वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया चीजें बता रहा हूं मैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहा हूं। चलिए, अब ये आता है क्या कि कहां पर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहां पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब आपको कहां, वो कंडीशन क्या है कि जहां पर आपको बैंड मिलेगी, जो आपको फ्रिंज मिलेगी वो होगी डार्क, और वो कंडीशन क्या है जहां पर आपको मिलेगी ब्राइट। ठीक है, यही वो चीज है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मान के चलते हैं क्या है कि दो सोर्स, आपके दो कोहेरेंट सोर्स यूज करते थे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो उन्हीं को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? देखो बेटा, बहुत ही खूबसूरती है मैथमेटिक्स की ये कि उन वेव्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी भी हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आप जानते हो, y = a sin ωt। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर बेटा आपके पास दो सोर्स होते हैं, ठीक है, ये एक स्लिट S1 है और ये एक स्लिट S2 है। मान लेते हैं कि यहां से लाइट निकल रही है I1 इंटेंसिटी की और उसकी एम्पलीट्यूड है A1। ठीक है, इस सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो इंटेंसिटी I1 है, उसकी एम्पलीट्यूड है A1। और सिमिलरली इस वाले से इंटेंसिटी आपकी आ रही है I2 और इसका एम्पलीट्यूड है A2। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, A1 sin ωt और A2 sin ωt प्लस फाइव। आप बोलोगे सर फाइव क्या है? बेटा जब मैंने दो कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन बताई थी ना आप लोगों को, तब मैंने कहा था कि या तो फेज डिफरेंस 0 हो या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो यहां पे जो फाई है ये आपका बता रहा है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर? अब अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सिंपली हम उसको ऐड कर देंगे, y1 + y2 कर देंगे। देखो बेटा यही किया हुआ है, एकदम सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, सारी चीजें लिखी हुई। तुम्हारे लिए मेहनत करने की मैंने जगह नहीं छोड़ी यार। हाँ देखो, एकदम नोट्स तुम्हें प्रॉपर मिल जाएंगे। तुम्हें क्या करना, पढ़ना है, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि नहीं? चलिए, तो बेटा ऐसा है कि यहां पर y1 + y2 अगर हमने कर दिया, बेटा फॉलो करना, मेरे को ध्यान से फॉलो करना है यहां पर। ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब फोकस अपना रखना। ठीक है, तो बेटा हमने वैल्यू डाल दी, बहुत ही सिंपल, हमने ये वैल्यू पुट कर दी पिछले वाले पेज से यहाँ पे डाल दी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक लगा सकते हैं sin A + sin B का फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, आप कहते हो। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होती, ठीक है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं होते उनके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं। sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B।
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों के फॉर्मूला नहीं पता वो लिख दिया। तो यहां पे आइडेंटिटी यूज करी है कि साइन ओमेगा टी इंटू इंटू कॉस फाइव। देखो बेटा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव और कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, और उसके साथ हमने a2 भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब इस वाले टर्म को बेटा हमने खोल के एकदम स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, सिंप्लीफाई करके एकदम। ओके, चलिए अब क्या कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा कॉस फाइव यहां पे देखो बेटा, साइन ओमेगा टी यहां पर और साइन ओमेगा टी यहां पर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद ऐसा आ जाएगा और ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया a cos थीटा। अब a मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और a2 sin फाइव को, ये a2 sin फाइव को आपने बोल दिया a sin थीटा। देखो बेटा, ठीक है, a sin थीटा बोल दिया। अच्छा, ठीक है, तो इनको अगर मैं पुट करूं इसी इक्वेशन में तो बन के आ जाता है दिस। ठीक है, a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी, ये आपका बन जाता है सिंपल। ऊपर वाले में अगर अपनी ये वैल्यू पुट कर दी तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो cos a sin b मतलब sin a cos b और cos a sin b का अगर फॉर्मूला निकाले तो ये वही प्रॉपर्टी लगा के y इज टू a sin ओमेगा टी आ जाता है, ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहां पर बात आती है कि सर ये क्या है बेटा, a जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। मतलब जब ये दोनों वेव्स सुपर इंपोज हुई तो जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड है a, तो वो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और थीटा क्या है, थीटा है फेज एंगल। ओके, चलिए बेसिकली हमें जो ये वेव मिला, मतलब दो कोरेंट सोर्सेज जो हमें वेव मिली है, कोरेंट सोर्सेज से जो हमें रिजल्टेंट वेव मिली है वो भी हमको क्या मिली है, वो भी हमको एक हार्मोनिक वेव मिली है। देखो बेटा, जो रिजल्टेंट वेव इज आल्सो है हार्मोनिक वेव। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो बेटा हमने जो ये दो रिलेशंस लिखे यहां पर, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बेटा देखो ध्यान से, ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को राइट हैंड साइड में भी हमने कर दिया है। और उसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपका ये निकल के आ जाता है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ओके, अच्छा, तो बेटा सिमिलरली हम अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट, ये बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है के ए स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर। जो आपका ये वाली इंटेंसिटी है, कौन सी वाली, पहली वाली इंटेंसिटी, पहले वाले सोर्स से, वो के ए वन स्क्वायर और दूसरे वाले से के ए टू स्क्वायर। तो यही के अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली इक्वेशन में और सॉल्व करूं तो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। और आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा ये निकल के आती है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, तो ये जो टर्म है बेटा यहां पर, ये जो आपका ये वाली जो टर्म है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ये जो आप टर्म देख रहे हो दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस टर्म। ओके, ठीक है, यही वो टर्म है जो आपका मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट के इंटरफेरेंस को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी टर्म हो गई है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें क्या निकालना, हमने इंटेंसिटी निकाल ली, बहुत बढ़िया। हमें निकालने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो बेटा, कंडीशन कैसे निकालेंगे। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन cos फाइव पे डिपेंड कर रही है, ये इक्वेशन cos फाइव पे डिपेंड कर रही है कि नहीं। जो आपने इक्वेशन लिखी मैं यहां लिख देता हूं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। क्या यही है, यही है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये cos फाइव फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर cos फाइव 1 हो जाए जो कि मैक्सिमम वैल्यू है cos फाइव की, तो मतलब कब आती है cos फाइव 1, जब फाइव आपका 0 2 पाई 4 पाई हो। क्लियर। अच्छा, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर हमको फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में मतलब कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे, अगर आपको फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला था 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पी। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द व्हाट, फेज डिफरेंस। बेटा ये क्या है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, ये आपका है पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है। ओके, अच्छा, तो हमने निकाल लिया कि इन फेज डिफरेंस पे 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, इन पे आपकी आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनती है इन फेज डिफरेंस पे। जब दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 हो तो ब्राइट आएगी, जब 2 पाई हो तो ब्राइट आएगी, जब 4 पाई हो तो ब्राइट आएगी। तो मैं पाथ डिफरेंस भी कह सकता हूं कि दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बेटा ऐसे निकाल लो, आपने फाइव की जगह पे रखा 5 की जगह पे रखा 2 पाई बाई पी, और जैसे जैसे आपने
क्या करा आपने, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया आपका, ओके तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको सॉल्व करते देखो, अगर हम बेटा यहां पर P निकालना चाहे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो बेटा 5 को एक बार 0 पुट करो, 5 को एक बार 0 पुट करो तो आपका P आ गया 0। ओके 5 को एक बार 2 पाई पुट करो तो आपका P कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लैम्डा P आ गया लैम्डा। समझ में आ रहा है? तो जब आपका फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस 0, 2 पाई का मतलब लैम्डा, 4 पाई का मतलब 2 लैम्डा। तो इसका मतलब जब जब आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, P इज इक्वल्स टू n लैम्डा होगा। समझना मेरी बात, जब जब पाथ डिफरेंस n इंटू लैम्डा होगा, और n की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, 0 से n तक, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब आपको एक मिलेगी ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट मतलब जहां पे आपको रोशनी दिखेगी। और सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव की अगर आप बात करें तो बेटा डिस्ट्रक्टिव कहां मिलेगा, जब आपका मिनिमा होगा, और cos फाइव नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, cos फाइव की एकदम मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। ठीक है, और -1 कब कब आता है, जब फाइव आपका पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो। सिमिलरली कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां से P आ जाएगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। और इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2। ठीक है, तो जब पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होगा, तब 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 आपको क्या मिलेगा, तब तक आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्लियर? ओके चलिए, तो यहां पर बच्चों कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने कर लिया है। और यहां पे कुछ पॉइंट जो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और बच्चा एक और चीज, कि किसी भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करूं, या किसी भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, अगर आपको बोला जाए कि दोनों ही इंटेंसिटी, दोनों ही मतलब जो आपकी स्लिट्स थी, जो आपकी ये S1 स्लिट थी और S2 स्लिट थी, यहां से भी इंटेंसिटी I1 आ रही है, यहां से इंटेंसिटी I2 आ रही है, और बोला जाए कि इन दोनों की इंटेंसिटी है I0, मतलब सेम है, तो बेटा I0 पुट कर दें, इसी इक्वेशन में पुट करके जब सॉल्व करोगे तो आपकी इंटेंसिटी ये आ जाएगी। और ये रिलेशन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये रिलेशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो मतलब आपकी इंटेंसिटी निकल के आती है I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। चलिए क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। CBSE 2012, 2014 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा पार्टी। और इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k। मतलब बोला है इंटेंसिटी k है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है। ओके, मतलब अभी समझाऊंगा बेटा। फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज दिस, दिस एंड दिस। ओके चलिए करते हैं। पहले तो बोला है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी k आ रही है आपकी। जरा इसको समझते हैं, जरा इसको समझते हैं। पहले तो ये समझो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया, 2 पाई लैम्डा इंटू पी। तो यहां पर मैं पुट करूंगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई आ जाएगा, मतलब पी की वैल्यू को लैम्डा पुट करा तो फेज डिफरेंस 2 पाई आ गया। समझ में आई इतनी सी बात? ओके ठीक है, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि वन शॉट वीडियो है, तो बच्चा बड़ी अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को स्लो करके देख लेना। ओके, तो फेज डिफरेंस आपका 2 पाई आ गया। तो रिलेशन अगर लगाऊं, रिलेशन क्या है, इंटेंसिटी का। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने दोनों इंटेंसिटी की सेम होती है, मतलब दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है। तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यस और नो? ये रिलेशन मैंने अभी पढ़ाया, देखो यहां पर, ये देखो बेटा, ये ठीक है, इसी को इस्तेमाल करना था। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसी पे सवाल पूछते हैं आपसे, इसी रिलेशन से। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो I इज इक्वल टू 4I0, 5 की वैल्यू 2 पाई रखूंगा तो cos स्क्वायर पाई आ जाएगा यहां पर, तो -1, तो ये आपका आ जाएगा 4I0। तो ये बोल रहा है 4I0 इज इक्वल टू k। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज बोला है आप। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। ओके चलिए, तो ये चीज आपको दी हुई तो आपने निकाल लिया, ये आपका k है। और आपको बोला है जब पाथ डिफरेंस λ/4 हो तब कितनी इंटेंसिटी होगी, तब कितनी इंटेंसिटी होगी। तो निकालते हैं बेटा। अगर आपका पाथ डिफरेंस λ/4 है, ओके, अगर आपका पाथ डिफरेंस λ/4 है, तो मैं फेज डिफरेंस कितना निकल जाएगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू λ/4
तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ गया आपका π/2, तो फेज डिफरेंस आ गया आपका π/2। ओके, तो फेज डिफरेंस आपका π/2 आ चुका है। अच्छा, तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, फाइ की जगह पे लिखोगे π/2 और अपॉन में भी 2 है, अपॉन में भी 2 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4I0 कॉस स्क्वायर π/4 1/√2, तो 1/2। ओके, तो दिस विल बी अ 2, तो ये आपका आ गया 2I0। तो 2I0 का मतलब कितना हो गया बेटा? अगर मैं यहां से निकालूं कि 2I0 का मतलब हो गया, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 4I0 अगर आपका k है तो 2I0 आपका k/2 हो गया। यस और नो? तो इंटेंसिटी कितनी आ गई? इंटेंसिटी आ गई k/2। क्या समझ में आया? दिस इज योर आंसर बच्चा पार्टी, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया आप लोगों को? बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर दूसरा निकालें बेटा, दूसरा ही बड़े आराम से निकाल सकते हो। ऐसे कर लोगे, पाथ डिफरेंस λ/3। ठीक है, पाथ डिफरेंस अगर λ/3 रखोगे तो तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस आ जाएगा, व्हाट विल बी योर फेज डिफरेंस? दिस विल बी योर 2π/λ इंटू λ/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2π/3। ओके, 2π/3 और इसको पुट करोगे तो यहाँ पे 4I0 कॉस स्क्वायर π/2, तो π/3 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर π/3, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां पे आ जाएगा आपका I0। I0 का मतलब कितना हो गया? I0 का मतलब हो गया k/4। तो बच्चा बेटे इसी तरीके से जो है आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप λ/2 की वैल्यू में निकाल सकते हो, और मैं आपको आंसर भी बता देता हूं। ठीक है, अब सॉल्व कर ही लोगे, आप लोगों को समझ में तो आ ही चुका है। ठीक है बच्चा बेटे, तो इसी तरीके से अगर आप इसकी भी निकालते हो तो यहाँ पे आपको जो इंटेंसिटी आएगा इस पाथ डिफरेंस पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपको यही आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहां पर एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, या आप कह सकते हो कि फ्रिंज विड्थ निकालने की बेटा डेरिवेशन करने वाले हो। क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे बेटा? समझिए इसको, इस बात को समझिए कि फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालेंगे। ओके, एक बार देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ, ओके बेटा, चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चा ऐसा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से लाइट गई। ओके, फिर यहाँ से लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ से लाइट यहाँ जाएगी, जैसे जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे देखते रहो। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्या होगा कि लाइट यहां से गई, ये इस तरीके से यहां से जाएगी, और दो कोहेरेंट सोर्स हो गए S1 और S2, बेसिकली क्या है? टू कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बात समझ में आप लोगों को? ओके, तो ये दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। अब इसके बाद एक मिनट बेटा रुक जाइए। चलिए, अच्छा, तो ये बेटा S1 भी आपका कोहेरेंट सोर्स और S2 भी आपका कोहेरेंट सोर्स हो चुका है। तो बेटा अब हो क्या रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल d क्या है बेटा? स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, या डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब लाइट गई, देखो बेटा यहां से लाइट गई इस तरीके से, और यहां से एक वेव गई, तो दोनों इंटरफेयर किया, यहां पर बनता है एक फ्रिंज। मान लेते हैं यहां पे कोई फ्रिंज बना है, कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो वो जो भी फ्रिंज बना है कि मैक्सिमा या मिनिमा, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? उसका डिस्टेंस सेंटर से जितना होगा, सेंटर मतलब बेटा ये देखो, सेंटर ऑफ द स्लिट, ये आपने इस तरीके से यहां पर देख रहे हो, दिस इज सेंटर ऑफ द स्लिट, सेंटर ऑफ द स्लिट भी कह सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और स्क्रीन, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो यहां से, ठीक है, यहां से जो है डिस्टेंस, यहां से यहां तक जो आपका फ्रिंज बन रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हो? एक्स बोल रहे हो। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब बेटा ये जो O पॉइंट है, बेसिकली यहां पे आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। हमेशा याद रखना, यहां पर कौन सी फ्रिंज बनती है? यहां पर बनती है बेटा सेंट्रल ब्राइट। देखो बेटा यहां लिखा हुआ है दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और बेटा कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी यहां पे ड्रॉ करी हुई है। ध्यान से देखो, ये सब इंटेंसिटी ड्रॉ की हुई है। ओके, तो क्या हुआ कि अब हम डेरिवेशन करने वाले, ये आपको फिगर समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। और एक चीज नोट करनी है, जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन है वो है आपका D, कैपिटल D। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो बेटा हम बात करने वाले हैं कि पाथ डिफरेंस, अगर हम फ्रिंज विड्थ, ये वाली जो डेरिवेशन है यहां पर हम जो शुरू कर रहे हैं, हम बेसिकली सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं कि डिस्टेंस निकालने वाले हैं। डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी भी पॉइंट का या किसी भी इंटेंसिटी का मैक्सिमा या मिनिमा जो बनेगा, उसका डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये हम निकालने वाले हैं। ओके, तो बेटा अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, बेसिकली पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, S2 से S2P
इन और S1P ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, मतलब दो वेव यहां तक गई, ठीक है, यहां पर जाके इंटरफेयर किया। ओके, यहां पे जाके इंटरफेयर किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो पाथ डिफरेंस। मतलब अगर देखूं तो ये, अगर देखो बेटा ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो बेटा ये बनाया है, ये जो गैप है, दिस इज द गैप, दिस गैप इज पाथ डिफरेंस। तो ये कैसे हो जाएगा, सिंपली माइनस कर देंगे बेटा, हम सिंपली माइनस कर देंगे, क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। क्या बात समझ में आई? ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार सारे इंक मिटा देता हूं क्योंकि हमें और भी इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल S2BP, बेटा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो लाइट कलर से ड्रॉ कर देता हूं, सिलेक्ट हो जा। अच्छा, S2BP, S2 ये रहा, B ये रहा और P ये रहा, तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है S2BP। और दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं देखूं, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है S1AP। S1AP कहां है बेटा, S1AP बेटा ये देखो, ये मैंने स्काई कलर से ड्रॉ कर दिया। ओके, दिस इज योर S1AP। ओके, अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, दिस टू आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल में अगर आप देखें तो S2P और S1P का अगर स्क्वायर करके माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, अगर हम S2P और S1P का स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली ये दोनों हाइपोटेन्यूज है इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के, कि अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखो, जब ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप, ठीक है, और जो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज है ये। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड के स्क्वायर की बात करें, अगर मैं S2P को लिखूं, मतलब बेटा यहां लिख रहा हूं देखो, मतलब मैं S2P, कोई डार्क कलर लेना पड़ेगा, चलिए, तो S2P स्क्वायर अगर लिखूं ट्रायंगल में देख के तो क्या निकल के आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, यहां से निकल के आ रहा है ये S2P, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा PB, मतलब PB स्क्वायर प्लस S2B स्क्वायर, मतलब ये वाला S2B स्क्वायर, देखो यही लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो, इसी तरीके से आप S1P स्क्वायर को भी ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से लिख दिया हमने। ओके, चलिए, तो बेटा सारे इंक हटा देते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन में और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इनकी वैल्यूज लिखी हुई है, अगर S2B देखो तो S2B यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज D, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है D। ओके, और अगर हम बात करें PB, तो PB जो डिस्टेंस है बेटा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये जो आपका डिस्टेंस है बेटा PB, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक तो x है आपका, और ये कितना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना आपका, ये वाला पोर्शन आपका D/2 है। ओके, समझ में आ गया, तो x प्लस D/2 यहां से आ गया इसका। सिमिलरली अगर S1A देखो तो S1A का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर, और PA का स्क्वायर मतलब x माइनस D का स्क्वायर। देखो बेटा, अगर आप PA निकालना चाहो, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना चाहो आप, अगर ये वाला डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, PA का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल, इस x में से अगर इतना सा मैं डिलीट कर दूं, जहां जहां मार्क करो ध्यान से देखो बेटा, तो आपका आ जाएगा ये। ओके, और बेटा इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर मैं सिंप्लीफाई भी करके दिखा देता हूं। इनको जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2xd। क्या मिलेगा बेटा, 2xd दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं पीछे, चलिए, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2xd, और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहां पर आपके लिए। चलिए, एक बार सारे जो इंक है वो डिलीट कर देते हैं और फिर से आपके लिए। ओके, तो बेटा इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो, अगर हम उसको सॉल्व करें तो आएगा D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 4 माइनस, ओके, यहां पे हमने एक टर्म नहीं लिखा, वो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2xd/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस 2xd/2 हो जाएगा, तो d/2 से d/2 कट गया, d/2 से d/2 कट गया, और देखो बेटा बाकी सारे टर्म्स भी कट जाएंगे, ठीक है। तो xd प्लस xd बचेगा, xd प्लस xd बचेगा, तो वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2xd, ठीक है। तो ये मिलेगा बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो 2xd निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, यहां से अगर आप इस वाले टर्म को खोलो तो यहां पर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने। ओके, अच्छा, अब बेटा हम क्या मान के चल रहे हैं, हमने इसको जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसके साथ डिवाइड करके, तो ये आ गया। ओके, अच्छा, अब समझना, बोर मत हो यहाँ पर, बोर मत हो बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये डेरिवेशन आपसे पूछते हैं तो यहाँ पर मैं सारी चीजें एक एक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको स्लो लग रही होगी तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, अगर तेज लग रही होगी तो यहाँ पे आप थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा।
ओके अगर हम बात करें, अगर जो पॉइंट P है अगर ये O के पास लाई करती है, समझना बेटा, मतलब ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट अगर खिसक के अगर ये O के करीब करीब आ जाए, यहां पर समवेयर आ जाए तो क्या होगा, तो जो S1P है, जो S1P है और S2P है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ऐसे हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे। तो बेटा वही लिखा हुआ है, जो आपका S1P है और जो आपका S2P है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गए, वो D के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऐसे होके फिर इधर आ जाएगा और ये वाला लाइन जो है ऐसे होके इधर आ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कुछ इस तरीके से अगर आप देखो तो इस तरीके से D के बराबर आ जाएंगे। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये D के बराबर आ जाएंगे, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी, तो ये आ गया, ये आपका D आ गया है, तो बेटा ये D प्लस D कितना हो जाएगा, D/2 2D हो जाएगा, ये आपका फिर 2D हो जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। और बेटा देखो S2P माइनस S1P, पीछे वाले स्लाइड में देखो क्या लिखा था हमने इसको P लिखा था। ओके, दिस इज व्हाट पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आपका क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया है 2xD/2D, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका पाथ डिफरेंस आ गया XD। ओके, आपने आधी चीज तो यहां सॉल्व कर ली, आपका पाथ डिफरेंस आ गया है। पाथ डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि अब आप कुछ भी निकाल सकते हो कि कहां किस किस पोजीशन पर आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी और किस किस पोजीशन पर आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो बेटा अगर हम बात करें कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की कहां कहां पर ब्राइट फ्रिंज आपको बनेगी, तो कैसे निकालोगे बेटा? अभी हमने इसी लेक्चर में लास्ट मतलब इसी वीडियो में हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो XD D/D को n लैम्डा के बराबर पुट कर देंगे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा x पोजीशन आ गया, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, जहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू n कैपिटल D अपॉन इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया आपका। तो n इज इक्वल टू n की वैल्यू आप 0 से n तक लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन 0 से n तक होती है। ओके, आगे बढ़े। तो बेटा इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि nth ब्राइट फ्रिंज कहां कहां बनेगी, वो आपकी पोजीशन निकाल ली, मतलब सेंटर से ब्राइट फ्रिंज से कहां कितनी कितनी डिस्टेंस पर आपको जो है ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ये आप बता सकते हो सेंट्रल ब्राइट से। अच्छा, आगे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की बात करें, तो वो कैसे निकलेगा बेटा? सिंपल, वो हम इसको बराबर कर देंगे 2n-1 लैम्डा/2 के, क्योंकि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ओके, तो यहां से क्या निकल के आते हैं, यहां से निकल के आते हैं कि क्या क्या पोजीशन है, किस किस पोजीशन पे आपको जो है डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, किस किस पोजीशन पर आपको जो है यहां पर डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। बेटा ये आपने यहां पर लिख लिया। ओके, अब एक चीज और कि n की वैल्यू जो है यहां पर 1 से वेरी करती, चीज नोट करेंगे बच्चा पार्टी, यहां पर 1 से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पे आपकी ब्राइट फ्रिंज ने जगह रिजर्व कर ली है, उसने अपनी जगह रिजर्व कर ली है। ठीक है, तो जितनी भी डार्क फ्रिंज बनती है वो उसके बाद बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकाले, बेटा ये सारी की सारी डेरिवेशन फ्रिंज विड्थ निकालने की ही थी। अच्छा, अब बोलोगे सर कैसे? यहां पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज दी, लिखा हुआ है इट इज दी सेपरेशन बिटवीन दी टू सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। ओके, ये दो सक्सेसिव ब्राइट और सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस का गैप है, मतलब उन दोनों के बीच का सेपरेशन है। बेटा आगे चल के मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। यहां पर देखो बेटा, यहां पर आपकी फ्रिंजेस दिखा हुई है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखो कि बेटा ये जो डार्क वाला है, दिस वन इज डार्क फ्रिंज। ओके, दिस वन इज डार्क फ्रिंज एंड दिस वन इज ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो अगर आप ब्राइट की बात करो कि अगर इसकी आपको विड्थ निकालनी है, अगर आपको ये विड्थ निकालनी है, ब्राइट की विड्थ अगर निकालनी है बेटा, ठीक है, तो आप अगर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क फ्रिंज को माइनस कर दो। फिर से बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको निकालनी है ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, मतलब ये जो मैंने अभी मार्क किया हुआ है। तो बेटा दो लगातार डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को अगर माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा। कैसे? अगर आप सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, तो सेंटर से अगर आप इस वाले ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन और सेंटर से अगर इस वाले ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आप निकाल लो, जो कि आप निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा। मतलब आप क्या करने वाले हो, xn माइनस xn-1। ठीक है, डैश किस लिए लगाया, फॉर डार्क फ्रिंज की पोजीशन। अभी देखो बेटा, अभी निकलवाया था हम लोगों ने यहां पर, ठीक है, अभी निकलवाया था बेटा। चलो देखो, इधर देखो, यहां देखो बेटा, ये हमने निकाला है डार्क फ्रिंज की कंडीशन। ठीक, कहां बनेगा? तो सिंपली हम बात करें तो अगर हमें किसी भी ब्राइट फ्रिंज की निकालनी है, किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, ठीक है, तो हमें कंसेक्यूटिव उल्टे को माइनस करना पड़ेगा। मतलब डार्क निकालनी है तो ब्राइट को माइनस करना पड़ेगा, ब्राइट निकालनी है तो डार्क को माइनस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं,
बात शायद समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज अगर आपको निकालना है तो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर रहा हूं, मतलब xn और xn-1, ठीक है। तो बेटा ये आपने माइनस किया और यहां से क्या निकल गया, सिमिलरली लैम्डा डी बाई डी, और यही ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है सेम विड्थ आपकी किसकी बने, मतलब ये जो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है आपने अभी, सेम आपकी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी निकल जाएगी। ओके, तो सेम निकलते हैं दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो यही हमने निकाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये क्या है, ये विड्थ की जो आपकी फ्रिंज है उसकी विड्थ है वो कितनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बड़ा नोट करने वाली बात है कि एक बात कहते हैं कि एंगुलर विड्थ कैसे निकालें। अब एंगुलर विड्थ क्या होता है आपके दिमाग में, ये आपको सवाल पूछते हैं तो आपके दिमाग में ये बात मैं बसा देता हूं, आपके दिमाग में ये बात मैं एंटर कर देता हूं कि एंगुलर विड्थ क्या होती है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, क्या वो आपको कंडीशन याद है, ये देखो बेटा, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे आपका S1 स्लिट, यहाँ पे आपका S2 स्लिट, ठीक है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं फटाफट से मैं जो है एक बता देता हूं क्या होती है एंगुलर विड्थ। तो आपका सेंटर है बेटा, ओके, यहाँ पे आपकी सेंटर मैक्सिमा बनी हुई है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रीन है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर कोई फ्रिंज बनी है, कुछ भी फ्रिंज हो सकती है और डार्क या ब्राइट। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, बेसिकली क्या है, दिस इज फ्रिंज विड्थ। ओके, अगर आपको इसकी विड्थ पता है, मान लेते हैं कि ये आपकी फ्रिंज है, इसकी आपको विड्थ पता है, तो ये एंगल देखो, एंगल, ये जो एंगल बना थीटा, ये होता है एंगुलर विड्थ। क्या समझ में आ रही है, ये जो एंगल आपने बनाया है इसे कहते हैं एंगुलर विड्थ। अच्छा, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि एंगुलर विड्थ इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी, कह सकता हूं लीनियर विड्थ अपॉन डी। ओके, तो यही वैल्यू अगर पुट करिए तो हमें एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन डी, है क्या नहीं। एंगुलर विड्थ आपका क्या मिल गया, लैम्डा अपॉन डी। ओके, चलिए, तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना, तो यहां पे मैंने नोट इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ, अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर अपैरेटस को एक दूसरे मीडियम में डुबो दिया जाए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो क्या होगा फ्रिंज विड्थ के साथ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सेटअप है और उसी को तुमने, यंग्स डबल स्लिट सेटअप है, उसको तुमने डुबो दिया, कहां पर, तुमने उसको किसी भी लिक्विड में डुबो दिया जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप यहां पे देख सकते हैं जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, म्यू है। तो क्या होगा फ्रिंज विड्थ के साथ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी। तो बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है कि नया जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होगी लाइट की, और ये तो सेम रहेगा, डिस्टेंस सेटअप तो सेम रहेगा। तो वेवलेंथ हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन म्यू, तो लिखा हुआ है लैम्डा, यहां पे लिखा हुआ है बेटा देखो, लैम्डा डी अपॉन म्यू डी। तो बेटा ये जो टर्म है आपका, यहां से ये जो मैं मार्क करूं, देखो बेटा ये टर्म तो बीटा ही है, ठीक है। तो बीटा अपॉन म्यू, क्या बात समझ में आ गई, तो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी तुम्हारी फ्रिंज विड्थ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पे चलते हैं। बोला है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स produces an interference pattern in which the bright fringe are separated by 8.1 mm and the second light produces interference pattern, okay, 7.2 mm। बोला कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइट। दो लाइट से फ्रिंजेस बन रही है, एक लाइट से फ्रिंज विड्थ बन रही है 8.1, दूसरे वाले लाइट से फ्रिंज विड्थ बन रही है 7.2, फ्रिंज की विड्थ बन रही है। तो तुमसे बोला दूसरे वाले लाइट का वेवलेंथ कितना, उसकी वेवलेंथ कितनी है। दो लाइट यूज करके आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया गया है। तो बेटा सिंपल अगर देखो तो फ्रिंज विड्थ का रिलेशन आप क्या निकालते हो, आपका निकलता है लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, apparatus सेम है तो लैम्डा डी अपॉन डी तो सेम रहेगा, ये तो आपका सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो आपकी फ्रिंज विड्थ जो है वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रिंज विड्थ आपके वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमें क्या बेटा, इससे जो है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले का फ्रिंज विड्थ b2 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। कह सकते हैं कि लैम्डा 1 हमको 630 नैनोमीटर दिया हुआ है, दिस इज 630 नैनोमीटर लैम्डा 1, ठीक है। तो लैम्डा 2 बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे बेटा, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 2 अपॉन बीटा 1 इनटू लैम्डा 1। तो बीटा 2 कितना है, बीटा 2 आपका 7.2 mm है, दिस इज योर 7.2 mm। बोलो। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, सीबीएसई वाले सवाल करा रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके, 2002 और 2009 के क्वेश्चन कराए मैंने। अच्छा, बीटा 1 की अगर बात करें तो वो कितना है 8.1, ओके, और इनटू वेवलेंथ कितना है
वेवलेंथ आपका हो गया है 630 दिया हुआ है। अच्छा बेटा, तो लैम्डा टू कितना निकल आया, ये आपका कितने से चला गया, दिस इज योर, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं 72 और 81, तो ये आपका हो जाएगा 9 से चला जाएगा, 9 9 जा और 9 8 जा। ओके, एंड देन वी कैन सॉल्व इट 3210 एंड 70, तो ये आपका हो गया है 560 नैनोमीटर। ओके, दिस इज योर 560 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ओके बच्चा, तो ये आपने सॉल्यूशन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बच्चों बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम बेटा। ठीक है, ओके, बहुत ही ज्यादा रेगुलर बेसिस पे ये आपसे पूछते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करो। बेटा ध्यान से देखो, तो हर किसी की विड्थ, डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, हर किसी की जो विड्थ है वो है क्या, वो है सेम, इक्वल विड्थ है। और इंटेंसिटी सारे ब्राइट फ्रिंज की बेटा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो इंटेंसिटी आई मैक्स यहां पर है, जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसकी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम यहां पर है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की भी। तो जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस है सबकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब सबकी इंटेंसिटी सेम है। ऑल दी इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है कि ऑल दी ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। अच्छा, अब किस किस डिस्टेंस पे बन रही है अगर आप देखो तो बेटा ये आपका आ रहा है लैम्डा डी अपॉन 2d, फिर आपका बन रहा है 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, फिर आपका बन रहा है, अच्छा ये किसकी पोजीशन है बेटा, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज की कैसे लिखते हो बेटा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आप लिखते हो x इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी और 2n-1। ओके, ये आप लिखते हो 2n-1 लैम्डा डी अपॉन, ठीक है। तो n की वैल्यू को अगर 1 लिखो तो ये बेटा डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है, तो n की वैल्यू को 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू को 1 रखोगे तो लैम्डा डी अपॉन 2d 2n-1 मतलब आपका हो गया है 243। ठीक है, तो आपका अगर, तो बेटा n की वैल्यू को 1 ले लोगे तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे 1 ही आ गया है, तो आपका कितना आ गया, पहली जो ब्राइट फ्रिंज पहली जो डार्क फ्रिंज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, सेंटर से उसकी जो पोजीशन है वो है लैम्डा डी अपॉन 2d। देखो बेटा वही लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा ये यहां से मैंने ये ले गया, ये देखो, ठीक है, लिखा भी हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्क्रीन के सेंटर से या कह सकते हो कि सेंटर ब्राइट फ्रिंज से जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेफ्ट साइड में जाकर देखो ग्राफ के लेफ्ट साइड में तो भी आपका माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, मतलब इस तरफ एक तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव ले रहे हैं, सिंपल। तो ग्राफ बहुत ही सिंपल है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि मैक्सिमम और मिनिमम में कंपैरिजन, इंटेंसिटी का कंपैरिजन। अब बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बेटा पहले समझो। बात है ऐसी कि कैसी बेटा, कि ये है आपका सोर्स S1, ये है आपका सोर्स S2, यहां से लाइट गई इसकी इंटेंसिटी I1, यहां से लाइट गई इसकी इंटेंसिटी I2। ओके, अच्छा तो बेटा यहां पे जो इंटेंसिटी जा रही है A1 और इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो A2 है। अच्छा क्या मतलब है, दो कोरेंट सोर्स है भाई, इस वाले से ऊपर वाले से इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, नीचे वाले से I2 मान लेते हैं, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड A1, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड A2। ओके, और आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो हम लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जहां मैक्सिमा बनेगा, मतलब एम्पलीट्यूड एट मैक्सिमम इंटरफेरेंस, उसका मतलब क्या है कि दोनों एम्पलीट्यूड एड अप हो गए, क्लियर। और जहां आपका मिनिमा बनेगा वहां पे मतलब क्या है कि दोनों एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट हो गए, A-A1 A2। ओके, तो अगर मैं एक बात करूं रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि इंटेंसिटी का रेशियो जहां पर मैक्सिमा बन रहा है उसका I max और I minimum का रेशियो, तो क्या करूंगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर और A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ठीक है, बट यहां से देखो क्या करें, यहां से हमने क्या करा, A2 को कॉमन निकाल लिया, ऊपर वाले से भी A2 को कॉमन निकाल लिया। यहां से स्टेप समझो बेटा, A2 कॉमन निकाला तो क्या आ गया A1 अपॉन A2, ठीक है, -1, ओके ऊपर +1 आएगा, और नीचे से भी हमने डिवाइड कर दिया, A2 कॉमन निकाल लिया तो A1 अपॉन A2 -1, तो A2 से A2 कैंसिल आउट हो गया। देखो बेटा ये स्टेप आ गया, ठीक है, स्टेप भी समझा दिया है। तो अब क्या बोला है, हमने बोला कि A1 अपॉन A2 जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है उसको हम डिनोट कर देते हैं R से। बेटा R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। ओके, तो इसको हमने R बोला, तो देखो बेटा क्या इक्वेशन बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू R1 प्लस
अपॉन R1 माइनस का होल स्क्वायर। बेटा बोलो चमका के चमका नहीं, एकदम चमका ना। चलो अच्छा, तो बेटा एम्पलीट्यूड रेशियो A1 अपॉन A2 को हम रूट ऑफ I1 अपॉन I2 कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहां से कह सकते हैं बेटा, यहां से कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 जो कि एम्पलीट्यूड रेशियो है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2। ठीक है, चलिए तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। तो बेटा सब चीजें यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ कि जो आपको पीडीएफ मिले, जो आपको नोट्स मिले वो एकदम साफ सुथरी मिले। तो यहां से अपन ने डिलीट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा बात करते हैं कुछ एक नोट की। ये एक नोट की बात कर रहे हैं हम, नोट की बात करें, जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू ए स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स विड्थ। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास जो स्लिट है, वो पहले ऐसी थी, मान लो ये S1 और ये S2। ओके बेटा, ये S2। अच्छा, अब अगर हम बात करें, अभी देखो इसकी स्लिट कुछ विड्थ छोटी है। अब अगर मैं स्लिट ऐसे बनाऊं, देखो बेटा स्लिट विड्थ बढ़ गई, ये भी S1 है, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। ओके, तो स्लिट विड्थ बढ़ गई है। तो बेटा जितनी ज्यादा स्लिट विड्थ होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी आएगी। मतलब स्लिट विड्थ को अगर मैं W से डिनोट करूं तो इंटेंसिटी को I से, तो मैं कह सकता हूं कि विड्थ जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विड्थ ऑफ स्लिट 1 एंड विड्थ ऑफ स्लिट 2 का रेशियो इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। क्लियर है? और I1 अपॉन I2 को लिख सकते हैं हम A1 अपॉन A2 का होल, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और A1 अपॉन A2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। बेटा ये याद कर लो, ये अगर आप याद कर लो तो फिर तो ये सवाल जो आएगा 2-2 मार्क्स के वो कर लोगे। इस टॉपिक से बेटा 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 और 2 मार्क्स। ओके बच्चा पार्टी, आगे बढ़े एक सवाल करते हैं। चलो, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ इतना। मतलब आपको दिया हुआ है बेटा I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम। बेटा 2014 में ये सवाल पूछा गया था आपसे। ओके ओके बेटा, ओके तो 9 अपॉन 25 दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम आपको दिया हुआ है 25 अपॉन 9, जिसको आप लिख सकते हो R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कहां से लिख दिया? बेटा देखो देखो देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, अरे ये देखो बेटा, ये देखो, ये लिख रखा मैंने। ठीक है, तो ये भी तो याद करोगे, है कि नहीं बेटा? देखो चलो अच्छा, तो बेटा यहां से R निकाल लेते हैं। अगर R निकाला तो R कैसे निकलेगा बेटा जी? देखो बेटा R कैसे निकलेगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो 5/3 R+1 अपॉन R-1, तो 5R-5 इज इक्वल्स टू 3R+3। ठीक है, अच्छा तो 2R इज इक्वल्स टू 8, R इक्वल्स टू 4। तो हमें क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट। मतलब आपको निकालना है W1 अपॉन W2 निकालना है। अच्छा बेटा, तो W1 अपॉन W2 किसके बराबर है? अगर आप यहां से देखो, बेटा W1 अपॉन W2 बराबर है सीधा सीधा एम्पलीट्यूड रेशियो के स्क्वायर के, है कि नहीं? तो यहां से आप सीधा लिखोगे R स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मतलब 16, तो 16:1 हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आ गया? ओके, एकदम मस्त ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यह भी एक ऐसा फेनोमेना होता है जो रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन होता है। जरा समझते हैं बेटा, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा और मैं बस उसका एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहता है ये कि लाइट जब भी किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी भी छोटे ऑब्स्टेकल के किनारे से टकराती है, तो वो बेंड होती है। क्या होती है? वो बेंड होती है, मुड़ती है। ये होती है लाइट की एक प्रॉपर्टी, कह सकते हो एक फेनोमेना, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन होता है। ओके, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसे आप डिफ्रैक्शन कहते हो। ओके, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि डिफ्रैक्शन से भी आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि डिफ्रैक्शन से भी आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिलता है। अच्छा, तो बेटा यहां पे इस फिगर को समझते हैं एक बार पहले तो, कि डिफ्रैक्शन कैसे, डिफ्रैक्शन का यहां पे कैसे बताया हुआ है कि एक नैरो सा अपर्चर, एक छोटी सी जगह है जहां पे आपने एक सोर्स लाइट रखा हुआ है। तो बेटा अगर रे ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो लाइट ऐसे सीधा चली जानी चाहिए थी, मतलब यहां तक पहुंचनी चाहिए और लाइट यहां से जाके यहां तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अच्छा,
लेकिन बेटा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिकल शैडो। मतलब यहां पे लाइट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन किंतु परंतु ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता। लाइट बेटा जरा कलर चेंज कर लूं, 1 मिनट दे दो मेरे को, 1 सेकंड दे दो, 2 सेकंड दे दो बेटा। चलो ओके बेटा देखो, तो लाइट जो है जैसे ही इस कॉर्नर में टकराई, यहां से होती है बेंड, तो आपको ज्योमेट्रिकल शैडो में ही क्या मिलती है? आपको ज्योमेट्रिकल शैडो में भी लाइट दिखती है। सेम चीज यहां पर भी, सेम चीज यहां पे भी बेटा, जहां पे लाइट नहीं आनी चाहिए वहां पे भी आपको लाइट मिलती है, थोड़ी सी मिलती है, भले उसकी इंटेंसिटी कम ही क्यों ना हो। तो ये जो है फेनोमेना, ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़े से और गहराई से जानते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है प्रोमिनेंट कब दिखती है, कब ज्यादा, मतलब कब ज्यादा प्रोनाउंस दिखती है, नॉट प्रोमिनेंट, प्रोनाउंस्ड, कब ज्यादा एकदम अच्छे से दिखती है आपको। ठीक है, जब बेटा जब जो है स्लिट की जो विड्थ है, जो आपकी स्लिट की विड्थ है वो कंपेरेबल हो, वो बराबर हो किसके? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। अच्छा, जैसे इसका मतलब क्या मतलब है? यहां पर एक सवाल दिया हुआ है कि कब जो क्या अप्रोक्सीमेट साइज होना चाहिए स्लिट का कि आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है दिखे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन कैसे दिखेगा? अगर देखो बेटा यहां पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, कलम कहां गया बेटा? ये रहा कलम, दिख रहा है आपको? ये बेटा साइज ऑफ अपर्चर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट है। मान लो तुम्हारा अपर्चर बहुत बड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहां पे प्लेन वेव फ्रंट गई, प्लेन वेव फ्रंट गई तो बेटा कॉर्नर से बेंड हो रही है। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ ना बेसिकली, तो जो वेव फ्रंट से वो बेंड ही हो रही है। ठीक है, हम तो वेव्स पढ़ रहे हैं, तो वेव्स एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट जो है यहां से कॉर्नर से बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, कम बेंड हो रही है, तो ये बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट दिखाया इसने। लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है लेकिन कम हो रही है। अगर हम बात करें साइज ऑफ अपर्चर जब बराबर हो जाता है वेवलेंथ की, तब बेटा देखो बिल्कुल एकदम डिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कैसे बन रही है? एकदम स्फेरिकल वेवफ्रंट। मतलब यहां से तुम प्लेन वेवफ्रंट जा रही है, लेकिन यहां से स्फेरिकल वेवफ्रंट मिल रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये है कब, ये कब होता है? लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन पैटर्न, बेटा नोट करके लिखा हुआ है मैंने, देखो नोट करके लिखा हुआ है, द डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इफ द साइज ऑफ द अपर्चर और द ऑब्स्टेकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि जब भी लाइट डिफ्रैक्ट करती है तो इससे और फेनोमेना दिखता है। मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली एक फेनोमेना है जो आपको क्या दिखा रहा है? सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता, इसमें होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या फेनोमेना होता है, दिखता क्या है? आपको इंटरफेरेंस मिलती है। इससे क्या मिलती है? इससे आपको इंटरफेरेंस मिलती है। कैसे? मतलब जो यंग्स डबल स्लिट से आपको पैटर्न मिल रहे थे, फ्रिंजेस मिल रही थी, आपको यहां से भी लाइट इंटरफेयर करके पैटर्न मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी इंटरफेरेंस पैटर्न। हम धीरे धीरे बात करेंगे, तो चलिए यहां पर चलते हैं। तो बेटा यहां पर क्या बनाया हुआ है? यहां पर एक सोर्स स्लिट ली हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेटा एक सोर्स स्लिट है, सोर्स है, और यहां से लाइट गई, डाइवर्ज हो रही है, तो आपने एक लेंस लगा दिया इसके फोकस पर, तो रेस जो है वो पैरेलल होने लग गई। तो रेस पैरेलल होने लग गई तो इसका मतलब जो वेव फ्रंट है वो प्लेन होगा। ठीक है, वेव फ्रंट प्लेन है, तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट गया, और बेटा यहां से जो है वेव सारी जा रही है, इधर से जा रही है, या आपने लेंस लगा दिया और यहां पर जाकर, इस तरफ जाकर, इधर जाकर ये इंटरफेयर करा, यहां पर इंटरफेयर करा। ठीक है, तो ये जो स्लिट है, ये जो स्लिट की विड्थ है, इसे कहते हैं ए। ठीक है, ये बेसिकली एक ही सिंगल स्लिट से आपको इंटरफेरेंस मिलती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ओके, यही है डिफ्रैक्शन बेसिकली। अच्छा, तो यहां से सेंटर से अगर आप देखो तो ये जो आपका बनता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। इसके बाद जो मैक्सिमा बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा उसको? सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इससे कम होती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमा की होती है। और यहां पे बेटा आपको फ्रिंजेस कैसे मिलते हैं? यहां पे आपको जो पैटर्न दिखता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इस तरीके से उसका बैंड बन रहा है, तो इसके बाजू में फिर बनेगा डार्क फ्रिंज, एक डार्क बनेगा, ये आपका डार्क होने वाला है। ठीक है, और फिर आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज। ओके, फिर आपका बनेगा डार्क फ्रिंज, और ये जो ब्राइट बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते। ओके, अच्छा, इसी तरीके से आपके पैटर्न बन रहे होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि एक देखो वहां पे क्या था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, आपके पास दो सोर्स थे। अब दो सोर्स थे तो दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट गई और इंटरफेयर किया। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का तो कंडीशन यही है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस हो तब आपकी इंटरफेरेंस शो होगा। तो यहां पे कैसे आपको ऐसा दिखे? कैसे हो सकता?
समझो बेटा, जो आपने ह्यूजेंस ने पढ़ाया था, ह्यूजेंस ने क्या बताया था आपको, ह्यूजेंस की बात कर लेते हैं यहां पर। ह्यूजेंस, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ स्लिट ए बी, ये जो आपका ए बी स्लिट है यहां पर, ये जो आपका स्लिट है ए बी, इसके सारे के सारे पार्ट विल बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स बन जाएंगे, which all start in the same phase and these wavelets spread out in all direction। क्या होगा कि बेटा इसके हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, और फिर यहां से हर एक पॉइंट से बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा, हर एक पॉइंट से बच्चा, हर एक पॉइंट से, समझ में आ रहा है? इस तरीके से तो ऐसे वेव फ्रंट्स हर एक पॉइंट से अगर निकले स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, तो वो इंटरफेयर करके आपको यहां पर आपकी जो स्क्रीन है, ये जो आपकी स्क्रीन है, यहां पर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बात समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बात करते हैं कि कब कब बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, कब कब बनेगा डार्क फ्रिंज, और कब कब बनेगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके, चलिए बात करते हैं। तो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा आपका कब बनेगा, यहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा। बेसिकली ये जो आपके पढ़ा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे कैसे बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनता है बेटा, हमने हर एक पार्ट को हमने 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये जो स्लिट है इसको हमने 12 पॉइंट में डिवाइड कर लिए हैं, और इन 12 पॉइंट्स को, ये 12 के 12 पॉइंट्स मान लेते हैं कि आपके क्या है बेटा, ये 12 के 12 पॉइंट जो है आपके है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहां से वेव जा रही है और इंटरफेयर कर रहा है। तो बेटा जब बेटा ये जो इनको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, दो कोहेरेंट सोर्स मान के चलते हैं बेटा, कोहेरेंट सोर्स तो नहीं, बेसिकली मान के चल रहे हैं, इन 12 पॉइंट को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया, 0 से 6 और 6 से 12। ओके, तो ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट, और ये जो आपका 12 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों जाकर, मतलब ये दोनों जो सोर्स है, यहां से जो वेव्स निकलेंगी, ये इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, इनके बीच में 0 फेज डिफरेंस है और 0 पाथ डिफरेंस है कि नहीं? जब पाथ डिफरेंस 0, तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली ऐसे ही पॉइंट 1 या पॉइंट 2 किसके साथ इंटरफेयर करेगा? पॉइंट 8 के साथ। पॉइंट 4 किसके साथ? सॉरी, पॉइंट 2 इंटरफेयर करेगा पॉइंट 10 के साथ। इस तरीके से ये समझाने का तरीका है, ये जैसे समझाने का तरीका है, ठीक है, कि समझ सके, हम एक अंडरस्टैंडिंग बना सके किस तरीके से जो है वेव्स बन रही है, किस तरीके से जो है फ्रिंजेस आपकी बन रही है। ओके, चलिए अब फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब बनता है बेटा? यही पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रहा है समवेयर हियर। ओके, तो मान के चलते हैं कि 0 और 12 के बीच में जो ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 12 है, इनके बीच में है पाथ डिफरेंस लैम्डा। ओके, और हम स्लिट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 6 और 6 से 12। ठीक है, तो बेटा 0 से 12 के बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, मेरी बात समझना, तो 0 से 6 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है कि लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आधा हो जाएगा। अगर ये पूरा लैम्डा है तो ये यहां पर हाफ होने के बाद हाफ हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं पॉइंट 1 जो आपका सोर्स 1 है, और आपका देखो सोर्स 7, ये पॉइंट 1 जो आपका सोर्स पॉइंट 1 है और सोर्स आपका 7 है, ये रहा ये 7, ये आपके इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, भाई 0 और 12 के बीच में लैम्डा है, तो 0 और 6 के बीच में लैम्डा बाय 2 हुआ। तो अगर मैं देखूं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं कि 1 और 7, 2 और 8, 3 और 9, 4 और 10 और 5 और 12, मतलब 2 और 8 को देखो तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा। अगर मैं देखूं 3 और 9 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा। क्या बात समझ में? लैम्डा बाय 2, सॉरी, लैम्डा बाय 2। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई पी अपॉन लैम्डा। ओके, तो लैम्डा बाय 2 अगर पाथ डिफरेंस रखूं तो यहां पर आ जाएगा आपका पाई। ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस पाई का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव ऐसे, मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के तरफ पे फॉल कर रहा है, तो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और आपको कब मिलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज? जब आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा के बराबर। अब पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा, तब आपको मिलेगा पहली डार्क फ्रिंज। बेटा क्या मिलेगी आपको? फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम समझे कि सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस सेकंड मैक्सिमा। ओके, जो आपका सेकंड मैक्सिमा मान के चलते यहां पर कहीं पे बन रही है, सेकंड मैक्सिमा कैसे बन सकता है? अगर मैं वही 0 से 12 पॉइंट्स को डिवाइड कर दूं 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर, 3 लैम्डा बाय 2 मतलब 0
और 0.12 के बीच में जो पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2, और मैं स्लिट को जो सारे पॉइंट है 12 पॉइंट है उनको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लूं। कैसे? 3 रीजन में, एक में डिवाइड कर रहा हूं 0 से 4, एक में डिवाइड कर रहा हूं 4 से 8, और एक डिवाइड कर लेते हैं 8 से 12। ओके, 3 इक्वल हाफ्स में। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर पाथ डिफरेंस देखो 0 और 4 के बीच में और 0 और 8 के बीच में पाथ डिफरेंस देखो तो कितना आएगा बेटा? टोटल 3 लैम्डा बाय 2 है, तो सबको इक्वली डिवाइड किया है, तो 0 और 8 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। और 0 और 4 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। इसका मतलब जो ऊपर के फर्स्ट 2 हाफ्स है, जो पहला हाफ और सेकंड हाफ है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि उनके बीच में बेटा गैप कितना है? लैम्डा बाय 2 का। और बचा कुचा जो थर्ड हाफ होगा, ये जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके आपको कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न देगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी कंडीशन हुई कि लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 3 बाय 2 लैम्डा। आप बोलोगे सर कि पाथ डिफरेंस को आप a sin थीटा कैसे देख रहे हैं? इधर आ जाइए बच्चा, इधर आ जाइए। यहां पर अगर आप देखो तो बेटा पाथ डिफरेंस ये है आपका पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस p। तो इसी ट्रायंगल को मैं अगर ड्रॉ करूं यहां पर, तो ट्रायंगल आपका इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। दिस ट्रायंगल इज लाइक दिस। ये आपका थीटा है, ये आपका 90 है, ये डिस्टेंस जो है बेटा ये आपका डिस्टेंस a है, और ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो यहां से अगर निकालो तो p इज इक्वल टू a sin थीटा आपका निकल कर आता है। ठीक है, कि अगर sin थीटा निकालो तो परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इस तरीके से आपका पाथ डिफरेंस जो है बच्चा, पाथ डिफरेंस इज a sin थीटा। क्या क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहां से पाथ डिफरेंस की कंडीशन हम लोगों ने निकाल ली। तो हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, कि जितनी भी पोजीशन बनेगी मिनिमा की, पोजीशन मिनिमा की कब बनेगी? जब पाथ डिफरेंस a sin थीटा बराबर होगा किसके? a sin थीटा बराबर होगा n लैम्डा के। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मिनिमा की कंडीशन क्या है, जब पहली मिनिमा कहां बनेगी? पहली मिनिमा बनेगी यहां पर। द फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? लैम्डा पे। तो सेकंड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? 2 लैम्डा पे। थर्ड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? 3 लैम्डा पे। फोर्थ डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को इस तरीके से? तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और बेटा हम अगर थीटा की बात करें, थीटा को डिफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। इसको बेटा हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा। ये आपने बेसिकली निकाली क्या हुआ है? बेसिकली आपने ये निकाला हुआ है कि डायरेक्शन क्या है एंगल मैक्सिमा मिनिमा का। डायरेक्शन मतलब बेटा ऐसा समझिए कि यहां पर आपका एक मिनिमा बन रहा है, समझिएगा बेटा, बात समझिएगा। तो ये आपकी एक्सिस, ये आपका सेंटर। तो बेटा यहां से, ये सेंटर से जो आप अगर देखो तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितने एंगल पर है, ये अगर देखो तो दिस इज योर एंगल थीटा। ठीक है, ये आपका एंगल है थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका डायरेक्शन दे रहा है कि फ्रिंज की डायरेक्शन क्या है। बात समझ में आ रही है? जो थीटा आप निकाल रहे हो, जो आपने थीटा यहां पर निकाला, डायरेक्शन ऑफ वेरियस मिनिमा, मिनिमा का डायरेक्शन दे रहा है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे कैसे निकलेगा बेटा? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा 3 लैम्डा बाय 2 पर। 3 लैम्डा बाय 2 पर बनेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं अगला बनेगा 5 लैम्डा बाय 2, अगला बनेगा 7 लैम्डा बाय 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस आपका किसके बराबर होगा? पाथ डिफरेंस आएगा आपका 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के। क्लियर है? n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू करेगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि n में तो पहले सेंट्रल मैक्सिमा ने कवर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा ने कवर कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली बेटा जो अगले मैक्सिमा बनेंगे, जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनते चलेंगे, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? उनकी डायरेक्शन बेटा यहां से थीटा n सिंपली हम निकाल सकते हैं इस तरीके से 2n + 1 लैम्डा बाय 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्रैक्शन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सैंपल पेपर में बहुत पूछा गया था। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो अगर आप कर्व देखें तो कर्व आपका इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, बढ़ रहा है, और फिर देन यहां पे देखो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, और इसके बाद क्या हो रहा है? ये बेटा ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, ये आपका सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा है, इस तरीके से नामकरण होता है। ये आपका क्या है? दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ओके, अब देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके थीटा लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन एंगल कह सकते हो। दिस आर
डिफ्रैक्शन एंगल। ओके, किसके? मिनिमा के। मिनिमा के कैसे बेटा? अगर आप कंडीशन देखो, मिनिमा का कंडीशन क्या निकाला आपने? थीटा एन इज इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन ए। तो पहली डार्क फ्रिंज क्या बनेगी? पहला मिनिमा, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, एन इज इक्वल्स टू 1 पे बनेगा, तो थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया लैम्डा अपॉन ए। देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन है, फर्स्ट डार्क, क्या मिला आपको? ओके, तो इस तरीके से 2 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई, और इधर की साइड से जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक सवाल दिया है, स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट, ओके, of wavelength 65,100 angstrom. Okay, for what value of A will the first minima fall at diffraction angle 30? बोला है स्लिट विड्थ कितनी होनी चाहिए कि जो आपका पहला मिनिमा है, पहला मिनिमा वो जो उसका डिफ्रैक्शन एंगल 30 हो, ये आपको निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि पहला मिनिमा 30 डिग्री पे बने? तो सबसे पहले देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आपको निकालना है क्या? फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है? फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है कि a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, है कि नहीं? आपने यही तो सीखा था, a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। पर पहला मिनिमा अगर हम बात करें तो पहला मिनिमा बेटा देखो n लैम्डा लिख देता हूं, और फर्स्ट मिनिमा की बात करो तो n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो a कैसे निकालेंगे? थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू 65 एंगस्ट्रॉम, मतलब 65 इंटू 10⁻⁻10, और a की वैल्यू को अगर हम लिखे, ए की वैल्यू को आप सॉरी साइन 30 मतलब हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो 1500 इंटू 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हम 1/2 लिख रहे हैं, तो इंटू 10⁻⁻8, तो ये आपका हो गया 1013 इंटू 10⁻⁻8, और ए की वैल्यू आपकी आ गई है, अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, मीटर। ठीक है, तो ये आपकी विड्थ आ गई है, स्लिट विड्थ। कि स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें तो दूसरा पार्ट क्या बोला है? दूसरे पार्ट में आपको बोला है कि दी फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। फर्स्ट मैक्सिमा कब फॉल, कब बनता है बेटा? क्या कंडीशन है? a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, ये होता है फर्स्ट मैक्सिमा का कंडीशन। ठीक है, ओके, तो डिफ्रैक्शन एंगल 30 दिया होता है, ए कितना होना चाहिए? ए कितना होना चाहिए बेटा? सिंपल 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ओके, तो उधर चला जाएगा, तो वो हो गया 1/2 का 2 हो गया है, और लैम्डा की वैल्यू हो गई 6500 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10। तो ये आपका सॉल्व होके हो गया है 0059 इंटू 10⁻⁻10, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1.95 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, तो बेटा ये जो है आपकी वैल्यू आ गई, दिस इज योर वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर मेंशन करिएगा बेटा। 2009 में ये सवाल पूछा गया था आपसे, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी बात करते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा आपने निकालना है कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा और सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा। बेटा बात समझना, यहां पर हम दो तरीके की विड्थ निकालेंगे, एक होती है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ। ओके बेटा, जो लीनियर विड्थ होती है वो बेसिकली हम फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लीनियर विड्थ सिंपली हम फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। ओके, और एंगुलर विड्थ, पहले हम बात करते हैं कि एंगुलर विड्थ क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा का। व्हाट इज एंगुलर विड्थ? तो समझना बेटा, लिखा है the angular width of central maxima is the angular separation between the directions of the first minima on the two sides of the central maxima। ओके, तो क्या लिखा है? बात है ऐसी कि बेटा इस तरीके से समझेंगे यहां पर कि आपके पास यहां पर एक सेंट्रल मैक्सिमा, ओके, इस चीज को मैंने, इस मैक्सिमा को इस तरीके से फ्रिंज को दिखा रहा हूं, और इसके बाजू में दोनों अगल बगल में एक फर्स्ट डार्क और यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज है। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे ऐसे फर्स्ट डार्क होगा। ओके, तो यहां से अगर हम सेंटर से जाए यहां पर, ओके, जो आपका स्लिट विड्थ है, तो ये बेटा ये बोल रहा है कि अगर आपको ये विड्थ निकालनी है, अगर आपको, अरे 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 चलिए कहां गया, अगर आपको ये विड्थ निकालनी है, जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर बेटा। ओके बच्चों, तो बेटा यहां देखो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर हम यहां पर इसकी विड्थ निकालनी है तो ये बोल रहा है कि सेपरेशन, हमें ये सेपरेशन देखना है कि ये जो ये एंगल
और ये एंगल, ये जो यहां से एंगल है ये, तो आपको बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए, ये टोटल एंगल आपका एंगुलर विड्थ देगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम डायरेक्शन निकाल ले भाई, इस बेसिकली ये थीटा क्या है, ये थीटा आपको क्या देगा, इस मिनिमा का डायरेक्शन देगा, और इधर वाला थीटा क्या देगा आपको, इधर वाला इस वाले मिनिमा का एंगल देगा थीटा। ओके, तो टोटल कितना हो गया 2 थीटा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपकी एंगुलर विड्थ होती है, ठीक है, तो यही निकाली हुई। अगर हम थीटा बात करें, फर्स्ट मिनिमा का वैल्यू कितना होता है, फर्स्ट मिनिमा का आता है लैम्डा अपॉन ए, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लीनियर विड्थ की। तो लीनियर विड्थ क्या होती है, जरा इस वाले पेज पे आ जाओ। लीनियर विड्थ होती है कि इसकी लंबाई कितनी है, बेसिकली इसकी ये वाली चौड़ाई कितनी है, और कुछ भी नहीं है, कि ये कितना चौड़ा है, इसकी विड्थ आपकी बात कर रहे हैं। ओके, लीनियर विड्थ सिंपल सी बात है। तो लीनियर विड्थ कैसे निकालेंगे बेटा, ये अगर विड्थ आपको निकालनी है पूरे एंगल में, इस पूरे 2 थीटा एंगल में अगर आप d से मल्टीप्लाई कर दो, इस d से मल्टीप्लाई कर दो, आपको विड्थ मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन भी लिख रखा है, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करता हूं कि लीनियर विड्थ अगर निकालनी है तो बीटा नॉट इज 2 इंटू बी डी इंटू 2 थीटा कर दिया। ओके, तो आ गया 2 लैम्डा डी अपॉन ए। यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए स्लिट विड्थ। क्लियर? ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अब बेटा फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझना मेरी बात को। तो यही सिचुएशन आपका, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा ड्रॉ कर दिया मैंने, दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, चलिए अब इसके बाद जो बेटा क्या बन रहा है, इसके बाद बनता है आपका फर्स्ट डार्क। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या बनता है आपका एक सेकंड, ये आपकी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, और फिर आपका सेकंड डार्क, ठीक है। तो आपको इसकी एंगल निकालना है, ठीक है। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, क्या इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो आपको इसका एंगुलर विड्थ निकालना है, लीनियर विड्थ निकाल लेंगे हम, एंगुलर विड्थ निकालना है। तो बेटा क्या होगा, ये आपका सेंटर, और आपको क्या एंगल चाहिए, आपको यहां से ये और यहां से ये। बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को, तो आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल। तो ये कैसे निकलेगा, ये कह रहा है, ये कहता है कि अगर मुझे कोई ये वाला एंगल चाहिए जो मैंने अभी बनाया हुआ है, तो क्या मैं इस पूरे से इतने से को माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा? ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इस पूरे मतलब इसके ऊपर वाले डार्क फ्रिंज का डायरेक्शन, और ये वाला एंगल मतलब इसके नीचे वाले डार्क फ्रिंज का डायरेक्शन अगर माइनस कर दूं तो मेरे को ये थीटा मिल जाएगा। तो वही किया हुआ है बेटा। क्या बोला है, द एंगुलर विड्थ ऑफ nth secondary maxima is the angular separation between the direction of the nth and n plus 1th minima। दो मिनिमा को माइनस कर दिया तो आ जाएगा बेटा, यही किया हुआ है। और माइनस करके कितना निकल के आता है हमारा, लैम्डा अपॉन ए निकल के आता है। तो इसकी लीनियर विड्थ निकालना कितना आसान है बेटा। इसकी लीनियर विड्थ को हम किससे डिनोट कर देते हैं, बीटा से डिनोट कर देते हैं। तो लीनियर विड्थ निकाला कितना सिंपल है, एंगुलर विड्थ से डी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी का, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो हमने लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी निकाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज आप नोट करिए, जो लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के। ठीक है कि नहीं, देखो ध्यान से। तो यही चीज बोला है कि जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो इसका मतलब क्या है कि स्लिट की विड्थ जितनी छोटी होगी उतना ही ज्यादा आपका विड्थ होगा किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। बेसिकली जो लीनियर विड्थ की बात करते हैं, ये जो लीनियर विड्थ होता है ये फ्रिंज विड्थ ही होता है आपका, है कि नहीं? चलिए, अच्छा, तो यही चीज बोलिए कि जितना छोटा आपका स्लिट विड्थ होगा उतनी ही ज्यादा आपकी मैक्सिमा आएगी, उतनी ज्यादा बड़ी आपकी जो है मैक्सिमा आएगी। ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी जो है अपीयर होगा आपको शार्प इमेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल दिया हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डायरेक्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 1.2 मीटर अवे। ठीक है, आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, बेसिकली एक्स दिया हुआ है कि स्क्रीन पे कितने डिस्टेंस पे बन रही है। इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट मिनिमा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। ओके, ये क्या दिया हुआ है, एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 1। अच्छा बेटा, आपको कैपिटल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी, इट इज योर कैपिटल डी। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट मिनिमा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ये आपको एक्स दिया हुआ है, ये सेंटर, स्क्रीन के सेंटर से अगर आप देखो
तो स्क्रीन के सेंटर से जो पहला वाला आपका मिनिमम बन रहा है उसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। ओके, तो बोला कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको ये x निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं अगर स्लिट के सेंटर से ये वाला एंगल अगर निकाल लूं थीटा, और मुझे d पता है तो मैं x निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करिए तो फर्स्ट मिनिमा का थीटा कितना होता है? लैम्डा अपॉन ए होता है। ओके, और मेरे को d पता है तो थीटा कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा? बेसिकली x इज इक्वल्स टू थीटा इंटू डी हो जाएगा। थीटा आपका लैम्डा अपॉन ए है, इंटू डी हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां से बेटा हम a निकाल सकते हैं, a इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन एक्स। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है? 1.600 इंटू 10⁻⁻⁹। डी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2 और x की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमको मिलेगा, ठीक है, तो 2400 इंटू 10⁻⁹ 2 प्लस 2, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻⁻⁷। तो a की वैल्यू आ जाती है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो ये आपका आ गया करीब करीब 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, ओके, तो ये आपकी आ जाती है 0.24 मिलीमीटर। ये सवाल आपसे पूछा था सीबीएसई 2013 में पूछा गया था, सवाल आपसे पूछा गया था और आपका आंसर आया है 0.24 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बात करते हैं, फाइनली चैप्टर हो चुका है खत्म। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे पूछा गया आपसे, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने सारे के सारे डिफरेंस दे रखे हैं। कि एक डिफरेंस अगर आप देखो तो ऑल दी ब्राइट फ्रिंजेस, क्या लिखा हुआ है? ऑल दी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। इंटरफेरेंस सारे इक्वल विड्थ से होते हैं, और जो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है वो ट्वाइस होता है विड्थ ऑफ एनी सेकेंडरी मैक्सिमा के। ठीक है, डिफ्लेक्शन में ये होता है। अगर ये चीज आप देखना चाहते हो तो यहां से देख सकते हो बेटा। अगर आप देखो कि विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है लैम्डा डी अपॉन ए, और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ठीक है, तो बीटा नॉट इज ट्वाइस ऑफ बीटा आपका निकल के आता है। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है दूसरे मैक्सिमा से, सेकेंडरी मैक्सिमा से डबल होता है। यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। आगे अगर बात करें तो ये उनकी क्या बोला है? सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। दो अलग अलग सोर्सेस से जो है लाइट इंटरफेयर करती है। यहां पर क्या होता है डिफ्रैक्शन में कि एक ही स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, क्या है कि एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पार्ट से जो लाइट है वहां से वेव्स जनरेट होती हैं, सेकेंडरी वेव्स, और फिर सुपर इंपोज करती हैं। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। क्या बोला है? सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे सेम इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड। ठीक है, मतलब जैसे आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी आपको घटती नजर आएगी। यहां पर भी वैसा ही आपको नीचे की साइड में मिलेगा। यही चीज आपका जो बेटा ग्राफ से यहाँ पर ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया हुआ है, यहीं से एक्सप्लेन किया हुआ है। बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो है बच्चा सारे के सारे डिफरेंस यहां पर दिए हुए हैं। चलिए बच्चा पार्टी यहां पर जो है हम लोग एंड करते हैं इसको, वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट वीडियो को। और बच्चा वीडियो को जो है शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा लाइव क्लासेस हो रही है, जेई की क्लास 10th की रिवीजन क्लास चल रही है, तो टाइम पे आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।